ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड हुआना को दिखाया जाता है, जो हेडफोन्स लगाकर 90s की एक पुरानी रोमांटिक स्टोरी बॉय वाइल्ड वीजल नॉवल सुनती हुई ऑफिस जा रही होती है। हुआना क्यू स्ट्रीमिंग कंपनी की टॉप स्ट्रीमर होती है। उसी नॉवल की स्टोरी के सीन के साथ हीरो हाइमिंग का एंट्री होता है, जो एक रिच बिजनेसमैन है और एक इन्फ्लुएंसर कंपनी को अक्वायर करने आया है। और नॉवल में मेन लीड की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल हीरो जैसी होती है। दोनों अलग अलग लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। ऑफिस में हाइमिंग को बताया जाता है कि उनकी कंपनी की 2 फीमेल लाइव स्ट्रीमर्स उसी नॉवल पर डिबेट कर रही हैं। यहाँ पर हुआना की लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, जहाँ वो वही फेमस रोमांस नॉवल बाय वाइल्ड वीजल पर डिबेट कर रही होती है। उसके साथ दूसरी स्ट्रीमर आई छिंग होती है। डिबेट के दौरान वो दोनों लव, ट्रस्ट और फिजिकल क्लोजनेस पर अपना ओपिनियन रखती हैं। आई छिंग इस नॉवल को बहुत रोमांटिक और आइडियल लव स्टोरी बोलती है, लेकिन हुआनर बिल्कुल ऑपोजिट सोच रखती है। वो क्लियरली बोलती है कि नॉवल की फीमेल लीड खुद के दम पर कुछ भी नहीं कर पाती, सब कुछ ऑथर के गोल्ड फिंगर की वजह से मिलता है। हुआनर के लिए लव कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ डेजर्ट जैसा है, मिले तो ठीक, ना मिले तो भी जिंदगी चल सकती है। और स्टोरी में हीरोइन अपने सपने सिर्फ हीरो के लिए सैक्रिफाइस करती है, जो गलत मैसेज देता है। आई छिंग लव को डिफेंड करती है और कहती है कि प्यार छोटी छोटी चीज़ों से ग्रो होता है, जो एक्सपीरियंस के बिना समझना मुश्किल है। हाइमिंग सब साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। हुआना की ये स्ट्रेट और थोड़ी हार्श बातें कंपनी के सीईओ जैंग को डरा देती हैं। उसे लगता है कि अगर ये बातें गलत लोगों तक पहुंच गईं तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। खासकर हाइमिंग, जो कंपनी को बाय करने के लिए बातचीत कर रहा होता है, उससे ऑफेंड हो सकता है। इसी डर के चलते सीईओ जैंग तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करवा देता है, सिर्फ आई छिंग को स्क्रीन पर रहने देता है। पर हुआनर चुप रहने वालों में से नहीं होती। वो सीधा मीटिंग रूम में जाकर सीईओ जैंग से कन्फ्रंट करती है और डिमांड करती है कि उसका लाइव वापस चालू किया जाए। हुआना ओपनली बोलती है कि उस नॉवल की स्टोरी बिल्कुल अनफेयर है। उसके हिसाब से बुक के सारे मेल कैरेक्टर्स गलत दिखाए गए हैं। कोई चीट करता है, कोई झूठ बोलता है और लड़की बस सफ़र करती रहती है। वो कहती है कि 2026 के टाइम में ऐसी सोच बिल्कुल आउटडेटेड है। वहीं उसकी पहली बार मुलाकात होती है हाइमिंग से। हाइमिंग हुआना के शार्प थॉट्स और अलग नज़रिए से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। हाइमिंग हुआना से डील करता है, अगर वो बुक के किसी कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाई तो उसका लाइव स्ट्रीम वापस चालू करवा देगा। हुआना स्मार्टली एग्री करती है और फिर से लाइव आकर बुक के कैरेक्टर्स और उनकी थिंकिंग को लॉजिकली एक्सप्लेन करती है। हाइमिंग उसकी इंटेलिजेंस से इम्प्रेस हो जाता है। दूसरे लाइव के दौरान हुआना हीरोइन का फेवरेट गैजेट पेजर बताती है, जो 90s की सिंपल और लोनली लाइफ को दिखाता है। साथ ही वो एक वाइल्ड वीजल फाइटर जेट मॉडल दिखाती है, जो नॉवल के हीरो का फेवरेट टॉय होता है, और उसकी पर्सनालिटी से कंपेयर करती है, जो दिखने में परफेक्ट है पर हैंडल करना मुश्किल। लाइव के बीच अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, सब ब्लर हो जाता है और टॉय गिरते ही कुछ अजीब होता है। नेक्स्ट मोमेंट वो खुद को 1999 के टाइम में एक एयरक्राफ्ट म्यूजियम के अंदर पाती है। उसके सामने खड़ा होता है हाइमिंग, लेकिन वो हुआना को बिल्कुल पहचानता तक नहीं, जैसे वो कोई अनजान लड़की हो। हुआना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। हुआना घबराकर बाहर भागने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद भूख या स्ट्रेस की वजह से उसे हैलुसिनेशन हो रहा है। वो घबराकर वहीं बैठ जाती है। हुआना इसे मानने से मना करती है और जिद्दी होकर वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार सिस्टम टाइम रिवाइंड करके उसे रोक देता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और बोलता है कि एक मॉडल टूट गया है, जिसका पैसा देना पड़ेगा। इसी वक्त एक लड़की आगे बढ़कर पेमेंट कर देती है। वो अपना नाम मेंगमेंग बताती है और कहती है कि वो हुआनर की बेस्ट फ्रेंड है। हुआनर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और समझ जाती है कि ये सब कहानी के कैरेक्टर्स हैं, और धीरे धीरे हुआना को रियलाइज होता है कि वो नॉवल के अंदर आ चुकी है। मेंगमेंग असल में हुआना की चाइल्डहुड फ्रेंड और एक टैलेंटेड कार्टूनिस्ट होती है। कुछ ही देर बाद हुआना को एक पेजर मैसेज मिलता है। उस मैसेज से उसे पता चलता है कि वो गेम के अंदर फंस चुकी है, जो बाय वाइल्ड वीजल नॉवल पर बेस्ड है। रियल वर्ल्ड में वापस जाने के लिए उसे गेम कंप्लीट करना होगा। गेम का मेन रूल ये होता है कि उसे हीरो हाइमिंग को अपने प्यार में गिराना होगा और उससे प्रपोजल भी करवाना होगा। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हुआना अपनी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती और ना ही किसी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर रिलेशनशिप को चेंज कर सकती है।
अगर उसने रूल्स तोड़े तो टाइम रिवाइंड हो जाता है और सब कुछ रीसेट हो जाता है। उसके पास सिर्फ 5 चांसेस होते हैं। कई बार रिवाइंड होता है जब वो सिस्टम के बारे में बताने या स्टोरी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती है। तब हुआना समझ जाती है कि अब उसे स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और कि सिस्टम से लड़ने का कोई फायदा नहीं। इसलिए वो टास्क्स फॉलो करने का डिसीजन लेती है। उसका पहला टास्क होता है अपने स्कमबैग बॉयफ्रेंड ओ श्याओजुए को 10,000 युआन भेजना, जो यूके में है। हुआना स्मार्ट मूव चलती है। वो 10,000 वियतनामी डोंग ट्रांसफर करती है, जिनकी वैल्यू सिर्फ कुछ युआन होती है। सिस्टम इसको वैलिड मान लेता है और मिशन कंप्लीट हो जाता है, बिना उस जग को अमीर बनाए। मिशन कंप्लीट करने पर उसे रिवॉर्ड मिलता है। वो डिसाइड करती है कि अब उसे अपना मेन टास्क कंप्लीट करना है, हीरो हाइमिंग को पसंद करवाना। हीरो का चेहरा तक उसने ठीक से देखा नहीं होता, इसलिए वो उसे ढूंढने का प्लान बनाती है। गेम आगे बढ़ाने के लिए हुआना मेंगमिंग के साथ एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर ओपनिंग इवेंट में जाती है। उसे पता होता है कि हाइमिंग उस मॉल का एक बड़ा इन्वेस्टर है। गाओ हाइमिंग, जो लेताओ ग्रुप का जनरल मैनेजर होता है, वहां अपनी ब्रांड्स का लॉन्च देखने आता है। इवेंट के दौरान कुछ सीनियर बिजनेसमैन हाइमिंग का मजाक उड़ाते हैं और उसे सैनिटरी पैड किंग बोलते हैं, लेकिन गाओ बिल्कुल कूल रहता है। वो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि जो लोग प्रोग्रेस के साथ नहीं चलते वो पीछे छूट जाते हैं। इसी बीच हुआना एक हैंडसम सूट पहने हुए आदमी को देखती है, जो नॉवेल के हीरो के डिस्क्रिप्शन से परफेक्टली मैच करता है। वो गलती से उसे ही मेन लीड समझ लेती है और डिसाइड करती है कि उसे ही इम्प्रेस करेगी। वो अपने मिशन के बारे में सोचती है और फिजिकल कांटेक्ट से लव ट्रिगर करने का प्लान बनाती है कि वो एक क्यूट एक्सीडेंट क्रिएट करेगी और वो लड़का उसे पकड़ लेगा। लेकिन सिचुएशन उल्टी हो जाती है। वो खुद स्लिप होकर गिरने लगता है और हाइमिंग ही हुआना को संभाल लेता है। हुआना गुस्से में बोलती है कि उसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सोचती है कि या तो ये कोई दूसरा प्लेयर है या फिर कोई एनपीसी। हुआना हाइमिंग को कुछ पैसे देती है और कहती है कि वो उसकी हेल्प करे ताकि वो उस आदमी के साथ एक फेटेड एनकाउंटर क्रिएट कर सके। हाइमिंग पैसे ले लेता है और प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो एक सर्विस कार्ड धक्का मारकर हुआना को उस आदमी पर गिरा देता है। जब हुआना फ्लर्ट करने लगती है, तब उसे पता चलता है कि वो आदमी ऑलरेडी मैरिड है और एक फिलैंडरर है। उसकी उंगली में वेडिंग रिंग होती है। गुस्से में हुआना उसे अच्छे से सुना देती है। तभी मेंगमेंग आती है और उस आदमी से माफी मांगती है, उसे मिस्टर लू कहकर बुलाती है। तब हुआना को समझ आता है कि उसने गलत आदमी को टारगेट कर लिया था और ऊपर से उसने असली हीरो को पैसे देकर खुद के ही प्लान को बिगाड़ दिया। फ्रस्ट्रेटेड होकर हुआना मेंगमेंग को खींचकर आर्केड ले जाती है। आर्केड में गेम्स खेलते हुए दोनों अपनी लाइफ के बारे में बात करती है। मेंगमेंग, जो एक रिच कार्टूनिस्ट होती है, हुआना के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बहुत रोमांटिक समझती है, बिना जाने कि ओ श्याओजुए असल में कितना बेकार इंसान है। मेंगमेंग के घर पर हुआना एक फैमिली फोटो देखती है और अपने फादर और अपनी सिस्टर लिन लेयर के बारे में पूछती है। मेंगमेंग बताती है कि लेयर थोड़ी एक्सेंट्रिक है और हुआना उसे बहुत प्रोटेक्ट करती है। रात को मेंगमेंग अपना दिल खोलकर बताती है कि उसकी फैमिली ने अगले दिन उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, जिससे वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। यहाँ पर हुआना को एक आइडिया आता है। वो सोचती है थोड़ा कियोस क्रिएट करते हैं और मेंगमेंग की हेल्प भी हो जाएगी। वो कहती है कि वो ब्लाइंड डेट पर मेंगमेंग की जगह जाएगी और डेट को खराब कर देगी। हुआना रेस्टोरेंट पहुंचती है उस ब्लाइंड डेट के लिए, जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मेंगमेंग की तरफ से साबोटाज करने वाली होती है। जैसे ही वो सामने बैठने वाले आदमी को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आदमी कोई और नहीं, वही होता है जिसे कल उसने पैसे देकर फेक एनकाउंटर क्रिएट करने के लिए हायर किया था। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। डेट के दौरान उससे दूर भागने के लिए हुआना जानबूझकर ओवर एक्टिंग करती है। अपने आप को एक रिच प्ले गर्ल दिखाती है, जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ क्लबिंग करती रहती है। रूड और केयरलेस बिहेव करती है ताकि हाइमिंग उसे रिजेक्ट कर दे। लेकिन हाइमिंग उसके बिहेवियर से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि उसकी पर्सनालिटी को कामली एक्सेप्ट करता रहता है। बात यही नहीं रुकती, वो उसे और ज्यादा इरिटेट करने के लिए ये भी बोल देती है कि वो 8 वीक्स प्रेग्नेंट है। उसे लगता है अब तो ये आदमी पक्का भाग जाएगा, लेकिन हाइमिंग बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता। वो शांति से एक्सप्लेन करता है कि उसके फादर की कंडीशन है कि फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने से पहले उसे शादी और बच्चा दोनों चाहिए। इसलिए उसकी प्रेगनेंसी सुनकर वो बोल देता है कि ये तो मैच मेड इन हेवन हो गया। हुआना शॉक्ड रह जाती है। जैसे ही वो उठकर जाने लगती है, गाओ हाइमिंग को एक कॉल आता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है लेताओ ग्रुप से।
तब हुआना को समझ आता है कि ये ही उसका असली टारगेट है। वो तुरंत पलट जाती है और सच बोल देती है कि क्लबिंग, एक्स बॉयफ्रेंड्स और प्रेगनेंसी सब झूठ था। लेकिन गाओ हाइमिंग बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। वो कामली बोलता है कि वो पहले ही असली मेंग मेंग से मिल चुका है और उसे पता था कि हुआना एक इम्पोस्टर है। जैसे ही वो वहां से चला जाता है, सिस्टम अलर्ट देता है, हीरो का अफेक्शन -50%। हुआना का मिशन शुरू होते ही नाइटमेयर बन जाता है। अपनी इमेज बचाने के लिए हुआना एक और प्लान बनाती है। वो अंडरग्राउंड पार्किंग में हाइमिंग की कार को मेंग मेंग की लग्जरी स्पोर्ट्स कार से ब्लॉक कर देती है और एक्टिंग करती है जैसे कार खराब हो गई हो। लेकिन हाइमिंग तुरंत सच पकड़ लेता है। वो बोलता है कि सीट और स्टीयरिंग व्हील उसकी हाइट के हिसाब से सेट ही नहीं है। ठंडे टोन में वो कह देता है, डायरेक्शन एफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, गलत रास्ते पर मेहनत बेकार होती है। उसके वर्ड से हुआना का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है और अफेक्शन स्कोर और गिर जाता है -80%। इधर मेंग मेंग अपनी फ्रेंड के अजीब बिहेवियर से बिल्कुल कंफ्यूज होती जा रही होती है। अपने एडिटर के साथ मीटिंग में वो एक नया कॉमिक आइडिया डिस्कस करती है, एक ऐसी दुनिया जहां हैंड ऑफ गॉड कैरेक्टर्स की किस्मत कंट्रोल करता है। उसे जरा भी आइडिया नहीं होता कि रियल लाइफ में हुआना वही एक्सपीरियंस कर रही है। हुआना लास्ट ट्राई करती है। वो गाओ हाइमिंग के पास एक फ्लफी वाइट बनी ले जाती है और बोलती है कि उसने उसे रेस्क्यू किया है, लेकिन ये प्लान भी उल्टा पड़ जाता है। हाइमिंग को सिवियर एनिमल हेयर एलर्जी होती है और वो जोर जोर से छींकने लगता है। हेल्प करने के चक्कर में हुआना सिस्टम का एक एक्सक्लूसिव आइटम यूज करती है, ये सोचकर कि टिश्यू होगा, लेकिन वो शॉक में रह जाती है। वो एक्चुअली सैनिटरी पैड होता है। ऑकवर्डनेस पीक पर पहुंच जाती है और अफेक्शन सीधा -100% हो जाती है। तुरंत पनिशमेंट क्वेस्ट एक्टिवेट होता है और सिस्टम उसे पूरी बिल्डिंग के टॉयलेट्स क्लीन करने का ऑर्डर देता है। थक हार कर लिन हुआना को पता चलता है कि उसका लव एट फर्स्ट साइट मिशन फेल हो चुका है। अब उसे हाइमिंग के साथ प्रोफेशनल कनेक्शन बनाना होगा। वहीं एक अजीब सी बात होती है, हाइमिंग उस सैनिटरी पैड की क्वालिटी से सीक्रेटली इंप्रेस हो जाता है। वो उसकी सॉफ्टनेस नोटिस करता है और रिसर्च के लिए सुपरमार्केट जाके अलग अलग ब्रांड्स चेक करता है। लेताओं के बोर्ड मीटिंग में हाइमिंग क्लियरली बोलता है कि एजेंसी बेस्ड डायपर ब्रांड का प्रॉफिट अब स्लो हो रहा है। वो प्रपोज करता है कि लेताओं को अपनी खुद की फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करनी चाहिए। चेयरमैन यहाँ पर कॉस्ट और रिस्क को लेकर डाउट करता है, लेकिन गाओ हाइमिंग अपने डिसीजन पर अड़ा रहता है। इसी बीच हुआना डिसाइड करती है कि वो लेताओं में जॉब अप्लाई करेगी। वो एक स्मार्ट ट्रिक यूज करती है, अपना रिज्यूमे थोड़ा ट्रिम करती है ताकि वो पाइल के टॉप पर आ जाए। इस तरह उसे जनरल मैनेजर के असिस्टेंट के लिए अर्ली इंटरव्यू मिल जाता है। इंटरव्यू के दौरान हुआना 1999 के टाइम से काफी आगे की बातें कर देती है। यूनिकॉर्न कंपनीज, यूजर पेन पॉइंट्स, एआई, बिग डेटा और फ्यूचर ऑनलाइन शॉपिंग एरा। हाइमिंग उसकी थिंकिंग से इम्प्रेस तो होता है, लेकिन फिर भी उसे फेल कर देता है। वो बोलता है कि असिस्टेंट का काम बॉस को सर्व करना होता है, सिर्फ चालाकी दिखाना नहीं। हार ना मानते हुए वो उसके ऑफिस तक फॉलो करती है और अपॉलॉजी देती है। वो बोलती है कि वो खुद को एक अनजान जगह पर फंसी हुई महसूस कर रही है, जैसे एग्जिट ढूंढ रही हो। गाओ हाइमिंग गलत समझ लेता है और सोचता है कि वो सिर्फ उससे या फिर मिस्टर लू के थ्रू ऊपर चढ़ना चाहती है। बातों बातों में वो उस सैनिटरी पैड का ब्रांड पूछ लेता है जो वो रिसर्च के लिए यूज कर रहा होता है। तब हुआना को रियलाइज होता है कि उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और उसके पास पैड नहीं है। जब वो ऑफिस स्टाफ से मांगती है, सब लोग पीरियड शेम की वजह से फ्रीज हो जाते हैं। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। तब हाइमिंग सबके सामने कामली उसे पैड्स का एक पैकेट दे देता है। इस एक एक्शन से सिस्टम अपडेट होता है। अफेक्शन वापस -50% पर आ जाती है। जॉब तो नहीं मिली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ टाइम बाद मेंग मेंग हुआना को इनवाइट करती है एक हाई प्रोफाइल पर्ल वेडिंग बैंक्वेट में, जो हाइमिंग के पेरेंट्स के ऑनर में होता है। हुआना समझ जाती है ये उसके पास हाइमिंग के करीब जाने का एक और गोल्डन चांस है। आगे और क्या होगा, ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन गाओ के 30th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का ग्रैंड इवेंट दिखाया जाता है। सबके सामने वो अपनी वाइफ को एक बहुत ही रेयर और प्राइसलेस पर्ल नेकलेस गिफ्ट करते हैं। नेकलेस देते वक्त वो अपनी 30 साल की शादी और साथ बिताए हुए टाइम को याद करते हैं। पार्टी में एक और इम्पॉर्टेंट गेस्ट होती है शिए वानजून, जो हाइमिंग की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। पूरे इवेंट के दौरान उसकी नज़रें सिर्फ हाइमिंग पर ही टिकी रहती हैं। बाद में रिवील होता है कि ये पर्ल नेकलेस ऑक्शन में जीतने में वानजून ने ही चेयरमैन गाओ की मदद की थी, जिसके लिए चेयरमैन उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मॉम भी थैंक्स कहती है। वानजून फिर बोलती है, आप दोनों की शादी को 30 साल हो गए हैं, फिर भी आज भी आप लोग इतने क्यूट लगते हो।
फिर वांजुन थोड़ा सा हिंट देते हुए कहती है, मैं भी हाइमिंग जैसे ही किसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही हाइमिंग की मॉम थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन डैड का मूड बिल्कुल अलग होता है। वो तुरंत बोलते हैं, हाइमिंग इधर आओ, देखो कौन आई है, थोड़ी देर वांजुन से बात करो। उनका क्लियर प्लान होता है क्योंकि वांजुन एक बहुत बड़े रिच फैमिली की ओनली हेयर होती है। अगर दोनों की शादी हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टी और पावर डबल हो सकती है। हाइमिंग बस फॉर्मेलिटी के लिए हेलो बोलता है, लेकिन वांजुन बात को आगे बढ़ाती है और जानबूझकर फ्लर्ट करती है। वो फिर से कहती है, मुझे बिल्कुल आप जैसे ही लड़के से शादी करनी है। इस बार हाइमिंग उसी बात को उल्टा उस पर छोड़ देता है और बोलता है, ओह, फिर तो आपको मेरे जैसे लड़के के लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर वांजुन थोड़ा इरिटेट हो जाती है। तब हाइमिंग के डैड बीच में आकर बोलते हैं, तुम दोनों एक परफेक्ट कपल लगते हो, इस एंगल से भी सोच सकते हो। लेकिन मॉम तुरंत मना कर देती है, नहीं नहीं, बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, जो उनका मन हो वही करने दो, और बात वहीं रोक देती है। इसी बीच हुआनैर थोड़ी लेट पहुंचती है। जल्दी जल्दी वो रेस्टरूम जाती है अपना मेकअप टचअप करने। वहीं पर उससे गलती से चेयरमैन गाओ और मिसेस गाओ की बातें सुनाई दे जाती हैं। दोनों हाइमिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। चेयरमैन गाओ क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है कि हाइमिंग अभी तक वांजुन के लिए सॉफ्ट नहीं हुआ, जबकि वांजुन की फीलिंग्स बिल्कुल ऑब्वियस है। वो अपनी वाइफ पर प्रेशर डालता है कि वो फ्यूचर के बारे में सोचे। उसका मानना होता है कि अगर शीए फैमिली की फूचुआंग कंपनी के साथ अलायंस हो जाए तभी उनका बिजनेस नॉर्थ मार्केट में सक्सेसफुली एक्सपैंड कर सकता है। लेकिन मिसेस गाओ बिजनेस से ज्यादा अपने बेटे की खुशी को प्रायोरिटी देती है। वो क्लियरली बोलती है कि हाइमिंग की पर्सनल हैप्पीनेस उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब सुनकर हुआनैर शॉक हो जाती है। उसे लगता है ये फिक्शनल वर्ल्ड कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मन ही मन वो चेयरमैन गाओ को एक ओवरबियरिंग और डोमिनेटिंग फादर बोलती है। थोड़ी देर बाद हाइमिंग अपने पेरेंट्स के पास आता है और बोलता है कि उसे अर्जेंट काम के लिए जल्दी निकलना पड़ेगा। ये सुनते ही चेयरमैन और ज्यादा इरिटेट हो जाता है और चिल्लाता है, तुम दोनों मिलकर मुझे ही टारगेट कर रहे हो क्या? मॉम को वहां से भेजकर हाइमिंग रेस्टरूम की तरफ जाता है, लेकिन डैड पीछे पीछे आ जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, मैंने इतनी रिच लड़कियों से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाया पर तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आई। वांजुन बेस्ट है, वो खुद तुम्हारे पास आ रही है। अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो टॉप पर पहुंच जाओगे, थोड़ा तो समझ रखो। ये सब बोलकर डैड वहां से चले जाते हैं। बॉलरूम में वापस जाते ही वांजुन हाइमिंग को रोक लेती है और बार बार इंसिस्ट करती है कि वो एक दिन का ब्रेक ले और उसके साथ वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करने चले। हाइमिंग रिपीटेडली मना करता है, बोलता है कि वो बहुत बिजी है, लेकिन वांजुन हिंट समझने को रेडी ही नहीं होती। इसी बीच हाइमिंग के मॉम डैड के साथ वांजुन के डैड भी आ जाते हैं। सब लोग बोलने लगते हैं, कितना परफेक्ट कपल है, हमें तो बहुत पसंद आया। वांजुन हाइमिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जब भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आप हमेशा बिजी ही बोलते रहते हो, हम कब बात करेंगे? ये कहते हुए वो उसके बिल्कुल पास आ जाती है, उस पर लीन कर लेती है, जबकि हाइमिंग का दूसरा हाथ अभी भी फ्री ही होता है। ये सिचुएशन देखकर हुआनैर इंटरवीन करती है। वो सीधा जाकर हाइमिंग का हाथ पकड़ लेती है और खुद को सबके सामने उसकी न्यू सेक्रेटरी इंट्रोड्यूस कर देती है। धीरे से उसके कान में बोलती है, अगर बचना है तो उसका साथ दे। वांजुन जब हुआनैर को खींचकर अलग करने की कोशिश करती है तब हुआनैर जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और एक ग्लास रेड वाइन हाइमिंग के सूट पर गिरा देती है और वांजुन से बोलती है, सॉरी आपने मुझे धक्का दे दिया, वाइन गिर गई। वांजुन तुरंत डिनाई करती है, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। इसी बीच दोनों फैमिलीज वहां आ जाती हैं। हुआनैर सिचुएशन को पलटते हुए बोलती है, सॉरी अंकल, वांजुन की कोई गलती नहीं है। हाइमिंग देख लेता है कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए वो बोलता है, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ, और हुआनैर को साथ लेके बाहर चला जाता है। सिचुएशन संभालने के लिए चेयरमैन गाओ गेस्ट्स को बता देता है कि हुआनैर नई हायर हुई सेक्रेटरी है, लेकिन वांजुन तुरंत डिमांड करती है कि हुआनैर को फायर कर दिया जाए। बाहर आने के बाद हाइमिंग का एटीट्यूड हुआनैर के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि उसने उसे ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाया होता है। इसी दौरान हाइमिंग के असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि वीकेंड ट्रैफिक बहुत हैवी है। हुआनैर तुरंत गेस कर लेती है कि हाइमिंग घर जाकर एयरप्लेन मॉडल्स असेंबल करेगा ताकि अपना स्ट्रेस कम कर सके। सिटी के शॉर्टकट्स जानने की वजह से वो उसे अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर लिफ्ट ऑफर करती है। स्कूटर राइड के दौरान एक बार ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो जाता है जब कोई रेड लाइट जंप करता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है। हुआनैर इसी मोमेंट का फायदा उठाकर सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट एक्सप्लेन करती है और कहती है कि जो दिल तेज धड़क रहा है हो सकता है वो डर नहीं बल्कि अट्रैक्शन हो। हाइमिंग बाद में ड्राइविंग खुद संभाल लेता है। घर पहुंचने के बाद भी वो उसकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है और बोलता है, कोई भी बॉस ऐसी असिस्टेंट नहीं चाहता जो उसे इतना ज्यादा समझने लगे।
रिजेक्ट होने के बाद भी हुआनएर हिम्मत नहीं हारती। उसे ओरिजिनल स्टोरी याद आती है जिसमें यूनसेंग कंपनी के थ्रू हाइमिंग से कनेक्शन बनता है। वो पूरी रात मेहनत करती है। सिस्टम उसकी डेडिकेशन से खुश होकर उसे एक्सेलरेटेड प्लॉट का गिफ्ट देता है। अचानक वो खुद को यूनसेंग में पीआर स्पेशलिस्ट के रूप में पाती है। उसकी मैनेजर शियांग लिंगलिंग उसे नॉर्मल काम देती है, लेकिन हुआनएर ज्यादा चैलेंज मांगती है। तब शियांग उसे केल्व अकाउंट हैंडओवर कर देती है, जो काफी स्ट्रगल कर रहा होता है। ऑफिस का एनवायरनमेंट काफी लाइवली होता है। एक मैनेजर फांग युआन लकी होने के लिए अगरबत्ती जलाता रहता है। हुआनएर का कलीग वांग जेन उसे वार्न करता है कि शियांग लिंगलिंग लेताओं का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करना चाहती है। हुआनएर सोचती है, इस प्रोजेक्ट को तो मुझे ही हाथ में लेना होगा। तभी बॉस एंट्री लेता है। हुआनएर पास वाली लड़की से पूछती है, ये कौन है? लड़की शॉक होकर बोलती है, अरे ये तो बॉस है। हुआनएर थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, फिर अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ मिंगमिंग अपने पब्लिशर से मिल रही होती है। पब्लिशर बोलता है, तुम्हारी स्टोरी बस दोस्ती पर ही चल रही है, लव स्टोरी कब आएगी? मिमी कॉन्फिडेंटली बोलती है, आएगी, नेक्स्ट टाइम मैं लव स्टोरी भी दूंगी। तभी हुआनएर का कॉल आता है और वो मिंगमिंग को शॉपिंग के लिए बुला लेती है। शॉपिंग के टाइम मिंगमिंग हुआनएर को टीज करती है, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पैसा बचाती रहती हो, आज शॉपिंग कैसे? हुआनएर गुस्से में बोलती है, लड़की को पहले अपने लिए खर्च करना चाहिए, बॉयफ्रेंड के लिए नहीं। वो दोनों फुल शॉपिंग करती हैं, फोटोज लेती हैं, मस्ती करती हैं। बिल के टाइम मिंगमिंग पे करना चाहती है, पर हुआनएर मना कर देती है। वो बोलती है, मैंने ऑलरेडी उसे पैसे भेज दिए हैं, इसलिए टेंशन नहीं है। यहाँ लेताओं में लव बेबी डायपर्स का क्राइसिस चल रहा होता है। के लाइन की सेल्स गिर जाती हैं, स्पोक्स पर्सन स्कैंडल और पुअर क्वालिटी की वजह से। कोई सजेस्ट करता है कि इंपोर्ट बंद कर दे, लेकिन हाइमिंग फर्मली बोलता है, नहीं, इंपोर्ट स्टॉप मत करो। हाइमिंग डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट इंपोर्ट्स तो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट सीन में हाइमिंग मीटिंग में क्लियर बोल देता है, इंपोर्ट और ज्यादा करो, बजट इंक्रीज करो, एडवर्टाइजिंग पर ज्यादा पैसा लगाओ। टीम थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन हाइमिंग मीटिंग एंड करके बोलता है, सब लोग जा सकते हो। वो अपने ट्रस्टेड लोगों को बोलता है कि क्वाइटली प्लानिंग कंप्लीट करो, ज्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ मिंगमिंग अपनी स्टोरी के बारे में सोच रही होती है। पब्लिशर ने उससे कहा होता है कि दोस्ती वाली स्टोरी को आगे बढ़ाओ, लव एंगल भी लाओ। मिंगमिंग अपने कॉलेज क्रश को याद करके स्माइल करती है। सीन कट होता है, गन ट्रेनिंग ग्राउंड में वही लड़का दिखाया जाता है और हाइमिंग भी वहीं होता है। फ्रेंड मजाक करता है और हाइमिंग बोलता है, जैसे मेरी शूटिंग वीक है वैसे ही मेरी बिजनेस सिचुएशन भी। फ्रेंड उसे मोटिवेट करता है और प्रैक्टिस कंटिन्यू होती है। हुआनएर यूनसिंग की तरफ से पीआर स्पेशलिस्ट बनकर लेताओ जाना चाहती है, लेकिन फ्रंट डेस्क उसे अपॉइंटमेंट न होने की वजह से रोक देता है। हाइमिंग का असिस्टेंट उसे देख लेता है और सिक्योरिटी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है कि फ्यूचर में उसे अंदर ही ना आने दिया जाए। हुआनएर समझ जाती है कि दोनों तरफ से ब्लॉक हो रही है, इसलिए वो खुद प्रपोजल बनाना स्टार्ट करती है। यूनसिंग वापस जाकर हुआनएर अपना केल्व प्रपोजल एक दिन लेट सबमिट करती है। शियांग लिंगलिंग गुस्से में आकर उसे फायर करने की धमकी देती है, लेकिन प्रपोजल शियांग लिंगलिंग को पसंद आ जाता है। शियांग लिंगलिंग उसकी वैल्यू समझ जाती है और खुद डिलीवर करना चाहती है। तब हुआनएर एक स्मार्ट डील करती है। प्रपोजल वो खुद डिलीवर करेगी, सक्सेस हुआ तो क्रेडिट शियांग का होगा और उसे बोनस मिलेगा, फेल हुआ तो सारा ब्लेम हुआनएर पर। हुआनर एक बार फिर लेताओ टावर के अंदर जाने की कोशिश करती है। इस बार उसके पास प्रॉपर अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी उसे गेट पर ही रोक लेती है। हुआनर हार मानने वालों में से नहीं होती। वो तुरंत एक नया ड्रामा शुरू कर देती है। वो खुद को फॉरेनर बताते हुए इंग्लिश, थोड़ी फ्रेंच और थोड़ी चाइनीज मिक्स करके बोलना शुरू कर देती है, ताकि गार्ड कंफ्यूज हो जाए। गार्ड सच में घबरा जाता है और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर हुआनर अंदर स्लिप हो जाती है। लेकिन उसकी ये नौटंकी ज्यादा देर तक नहीं चलती। हाइमिंग उसे पकड़ लेता है। वो क्लियरली इरिटेट होकर बोलता है कि वो ये सब चीप ट्रिक्स बंद करे और अपना प्रपोजल किसी और कंपनी को ले जाए। लिन हुआनर शांति से लेकिन फर्मली कहती है कि वो यूनशेंग पीआर कंपनी की तरफ से आई है और लेताओं के साथ कोलैबोरेशन डिस्कस करना चाहती है। हाइमिंग उसे लाइटली डिसमिस कर देता है, लेकिन हुआनर का एटीट्यूड क्लियर होता है, वो पीछे हटने वाली नहीं है। उधर बोर्डरूम के अंदर हेवी टेंशन चल रही होती है। सीनियर डायरेक्टर्स, जिनमें रिसेंटली वापस आए मिस्टर ली भी होते हैं, हाइमिंग पर प्रेशर डाल रहे होते हैं। हाइमिंग एजेंसी मॉडल चेंज करने पर कोई क्लियर जवाब नहीं देता। एल्डर डायरेक्टर्स इंसिस्ट करते हैं कि वो अपने फादर की लेगेसी प्रोटेक्ट करे और रिस्की नए प्रोडक्ट लाइंस और इंडिपेंडेंट ब्रांडिंग छोड़कर सेकंड और थर्ड टियर सिटीज में कंजर्वेटिव एक्सपेंशन पर फोकस करे। तब हाइमिंग खिड़की की तरफ देखता है और देखता है कि ग्लास क्लीनर्स के साथ हुआना रोप से नीचे उतर रही है, हाथ में प्रपोजल पकड़ के चिल्लाती हुई, प्रपोजल प्रपोजल। हाइमिंग जल्दी से डोर खोलता है और हुआना सीधा उस पर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को हैरान नजरों से देखते रह जाते हैं और हाइमिंग शॉक्ड होकर सोचता है, क्या सच
में दुनिया में ऐसी भी लड़की होती है? पूरे केओस को इग्नोर करते हुए हुआनर सीधा अपना पीआर प्रपोजल प्रेजेंट करना शुरू कर देती है। वो हाइमिंग से कहती है कि वो उनके बीच के पर्सनल इश्यूज को साइड में रखे और सिर्फ काम की क्वालिटी जज करे। जब हाइमिंग सार्कास्टिकली बोलता है कि उन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तब हुआनर फन टोन में गिनाने लगती है, साथ खाना खाया, कार राइड्स ली, फिजिकल कांटेक्ट हुआ, पैसों का लेना देना भी हुआ। रूम का एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड हो जाता है। आखिरकार हाइमिंग प्रपोजल देखने के लिए अग्री कर लेता है। साइड में असिस्टेंट बिल लाकर बोलता है, ये बिल आपको ही पे करना होगा, आपकी वजह से स्पॉइल हुआ है, 3 दिन के अंदर पेमेंट चाहिए। हाइमिंग प्रपोजल हाथ में लेता है और कहता है, चलो देखते हैं इसमें क्या है, और पढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे ही हुआनर बाहर निकलती है, उसका पेजर वाइब्रेट करता है। पेजर पर बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कॉल करने के लिए। हुआनर इरिटेट होकर सोचती है, ये बंदा बिल्कुल पागल है, मुझसे झेला नहीं जा रहा। उसके बाद सिस्टम नोटिफाई करता है क्वेस्ट 1 कंप्लीट, मेल लीड के साथ प्रोफेशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। लेकिन साथ ही नया टास्क आता है क्वेस्ट 2, मेल लीड की अफेक्शन जीतनी है। हुआना के पूछने पर पेजर करंट अफेक्शन सिर्फ -5% दिखाता है। वो गुस्से में बोलती है ऑलरेडी नेगेटिव में है और फिर भी इतना ओवर कर रहा है। उधर हाइमिंग से मिलने उसका एक अंकल मिस्टर ली आता है। हाइमिंग उन्हें देखते ही भाग के हग करता है और प्यार से बोलता है, ट्रिप से आते ही आप सीधा मुझसे मिलने आ गए। फिर फॉरेन ब्रांड के साथ चल रही डील का छोटा सा प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है। बाद में हुआनर अपनी फ्रेंड मेंगमेंग के साथ डिनर कर रही होती है, तब उसके लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड औ श्याओजुए का मैसेज आता है, जो यूके में पढ़ रहा होता है और ट्यूशन के लिए पैसे मांगता है। हुआनर जानती होती है कि ओरिजिनल स्टोरी में वो एक चीटिंग स्कमबैग है, इसलिए वो उसे बिल्कुल ठंडे एटीट्यूड से रिप्लाई करती है। जब श्याओजुए कॉल करता है और कंप्लेन करता है, तुम कॉल ही नहीं करती, मुझे पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हुआना कोल्ड टोन में बोलती है, अच्छा मिस किया तो फोन क्यों नहीं किया? श्याओजुए बोलता है वो पढ़ना और काम मैनेज नहीं कर पा रहा, सेमेस्टर बहुत हेक्टिक है, बाद में जॉब करके सारा पैसा रिटर्न करेगा। तब हुआना सीधा इंटरेस्ट का हिसाब निकालते हुए बोलती है, अब तक जो पैसा मैंने दिया है उस पर इंटरेस्ट भी जोड़कर वापस दोगे, 4% या 5%? श्याओजुए हर्ट होकर बोलता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और गुस्से में कॉल बाद में करने को बोलता है। हुआना कहती है, कॉल कभी भी हो, मैं इंटरेस्ट की ही बात करूंगी। और जब श्याओजुए ब्रेकअप की बात करता है, गुस्से में आकर हुआना उससे डायरेक्टली ब्रेकअप कर लेती है। तुरंत सिस्टम वार्निंग देता है, ये उसके कैरेक्टर के ओरिजिनल रूट से डिविएशन है। पेनल्टी के रूप में सीन रिवाइंड हो जाता है। मजबूरी में हुआना उसे वापस कॉल करती है और फेक स्वीटनेस दिखाती है। वो बोलती है कि पैसे बचाने के चक्कर में खाना स्किप कर दिया और स्टमक पेन हो गया। इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार होकर आओ श्याओजुए बोलता है कि वो उसे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसी बीच लेताओ के लिए गुड न्यूज आती है। बे के डायपर्स में इंसेक्ट एग्स वाली क्राइसिस को लिन हुआनर के पीआर प्लान से सक्सेसफुली हैंडल कर लिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक्सपर्ट्स रूमर्स को डिबंक करते हैं और स्कैंडल एक पॉजिटिव प्रमोशन बन जाता है। इसी सक्सेस का फायदा उठाते हुए चेयरमैन गाओ पब्लिक अनाउंसमेंट करता है, गाओ हाइमिंग और शिए वानजुन की एंगेजमेंट। ये अलायंस फुचुआंग ग्रुप के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए होता है। हाइमिंग पर्सनली इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन वो समझ जाता है कि वो इस सिचुएशन को हुआनर के थ्रू हैंडल कर सकता है। अगले दिन हाइमिंग खुद यूनशेंग ऑफिस जाता है पीआर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने। हुआना को इग्नोर करके बॉस के रूम में घुस जाता है और बॉस से कहता है हुआना को बुलाने को। बॉस बुला लेता है। हुआना अंदर जाती है तो हाइमिंग शांति से बोलता है, आप काफी शॉक्ड लगती हैं। वो पूरा लेताओ अकाउंट यूनशेंग को दे देता है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन रखता है, लिन हुआनर ही उसकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर्सन होगी। हुआनर उसके इंटेंशंस को डाउट करती है और सीधा कंडीशन रख देती है, मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए 20% इंक्रीमेंट चाहिए। बॉस मिस्टर फांग शॉक हो जाता है और हेजिटेट करता है, लेकिन हाइमिंग तुरंत बोलता है 20% ओके, मैं कंफर्म करता हूँ, और हुआना को अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में हुआना पूछती है, आपने पहले मुझे इग्नोर किया और अब इतना बड़ा प्रपोजल देकर मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? हाइमिंग शांति टोन में कहता है, पास्ट में हम जैसे भी बिहेव किए हों, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें प्रोफेशनल रहना चाहिए। क्या हम दोबारा फॉर्मली इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? और हाथ बढ़ाता है, पर हुआना हाथ मिलाने से मना कर देती है। हाइमिंग सिर्फ इतना कहता है, फिर मिलेंगे, अब हम दोनों साथ काम करने वाले हैं, और चला जाता है। हुआना उसे देखते हुए सोचती है, ये क्या क्या कर रहा है। तब पेजर मैसेज आता है, आपके अफेक्शन पॉइंट्स अब 0 हो गए हैं। जिसे देखकर हुआनर सार्कास्टिकली बोलती है, वाओ ग्रेट, अब फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और थकी हुई वहां से निकल जाती है। मिस्टर फांग खुशी से पागल हो जाता है। वो हुआना को बोलता है कि तुरंत लेताओ कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करे, लेकिन पहले थोड़ा रेस्ट कर ले। तभी ऑफिस में शिए वानजुन आ जाती है, फुल एटीट्यूड के साथ, अपनी फुचुआंग हेरिस की आइडेंटिटी फ्लॉन्ट करते हुए, और पूछती है, हुआना तुम्हारा बॉस कौन है? हुआना इशारे से बॉस को दिखाती है, तो बॉस से कहती है, आप हुआना को अपने ऑफिस में
मत रखिए, इसे जॉब से निकाल दीजिए, बदले में मैं आपको हमारी कंपनी का 10 साल का प्रोजेक्ट दे दूंगी। बॉस घबराकर कहता है, फायर करना मुश्किल है, डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हुआनर स्मार्टली रिवर्स साइकोलॉजी यूज करती है। वो बोलती है कि अगर उसे फायर कर दिया गया तो वो डायरेक्टली लेताओ ज्वाइन कर लेगी और रोज हाइमिंग के पास रहेगी। ये सुनते ही वांजन पैनिक कर जाती है और तुरंत अपना डिसीजन चेंज करके बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब हुआनर ही फुचुआंग अकाउंट हैंडल करेगी, ताकि वो पर्सनली उसे टॉर्चर कर सके। मिस्टर फांग डबल कमीशन सोचकर खुश हो जाता है और हुआना को ह्यूज बोनस प्रॉमिस करता है। अगली सुबह हुआनर लेताओ पहुंचती है और हाइमिंग के ऑफिस में वेट करती है जब तक वो मीटिंग फिनिश करता है। सिस्टम उसकी प्रोग्रेस से खुश होकर स्पीड अप गिफ्ट पैक देता है और अचानक एक सुपर ग्लू की बॉटल उड़ती हुई आती है और सीधा हुआना की शर्ट पर गिर जाती है। हुआनर इरिटेट हो जाती है और क्लीन करने ही जा रही होती है कि सामने से हाइमिंग आ जाता है। दोनों टकराते हैं और ग्लू 1 सेकंड में सूख कर दोनों की ड्रेस को चिपका देता है। हुआनर अलग होने की कोशिश करती है पर नहीं होता, तो हाइमिंग कहता है, तुम लड़की हो, जैकेट मत उतारो, मैं ही अपनी शर्ट उतार देता हूँ, और बटन खोलने लगता है। हुआनर उसका बॉडी देखकर सोचती है, इतना सॉलिड फुल मास बॉडी, फिर जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, पूरी शर्ट मत उतारो, सिजर से काट देते हैं। दोनों चिपके हुए ही रिसेप्शन तक जाते हैं सिजर्स लेने। पूरा ऑफिस शॉक्ड होकर देख रहा होता है। रिसेप्शन पर हाइमिंग सिजर्स हुआना को देता है और बोलता है, तुम ही कट कर लो। हुआना कट करती है तो ग्लू हार्ट शेप में कट हो जाता है और उसकी शर्ट पर ही चिपक जाता है। हार्ट शेप देखकर हुआनर स्माइल करती है और कहती है, थैंक्स और आज के लिए सॉरी। तो हाइमिंग हंस के बोलता है, हर बार तुम्हारी एंट्री ही फुल ड्रामा होती है, और चला जाता है। तब हाइमिंग का असिस्टेंट आकर हुआनर को ताना करता है, मिस हुआना, मुझे बहुत दुख होता है कि आप एक एक्ट्रेस नहीं बन पाई, तुम्हारे स्टंट्स का कोई लिमिट नहीं। हुआनर इग्नोर करके निकल जाती है, पर जाते जाते हाइमिंग के बॉडी के बारे में फिर से सोचने लगती है। फिर खुद को याद दिलाती है, नॉवेल के कैरेक्टर पर फोकस करो, काम मत भूलो, और बाहर निकलती है। उसी वक्त हाइमिंग के फादर चेयरमैन गाओ आ जाते हैं और कहते हैं, हुआना तुम ही हो ना, थोड़ा बात कर सकते हैं। लेताओ में ग्लू और फटी शर्ट वाले ऑकवर्ड इंसिडेंट के बाद हुआनर को चेयरमैन गाओ अपनी कार में प्राइवेट बातचीत के लिए बुलाता है। चेयरमैन ऑलरेडी सुन चुका होता है कि उसकी बेटी हाइमिंग ने स्पेशली हुआनर का नाम लिया है नए कोलैबोरेशन के लिए। सीधे पॉइंट पर आते हुए वो हुआनर से पूछता है कि कितना पैसा चाहिए ताकि वो हाइमिंग से दूर रहे। हुआनर, जो बड़े बिजनेस टाइकून्स की ये टिपिकल मूव समझ चुकी होती है, टाइम वेस्ट नहीं करती। वो खुद ही बोल देती है, चेक दे दीजिए। साथ ही वो चेयरमैन के सोचने के तरीके पर कमेंट करती है कि वो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन फॉर्स्ड मैरिज अलायंस को समझते हैं, जो काफ़ी लिमिटेड और आउटडेटेड अप्रोच है। चेयरमैन को काम करने के लिए हुआनर बोलती है कि उसे सिर्फ 5 महीने चाहिए ताकि वो पीआर फर्म के लाइजॉन का काम कंप्लीट कर सके। वो क्लियरली कह देती है कि हाइमिंग जैसे परफेक्ट आदमी तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं है। उसे पता होता है कि अगर वो पैसा लेने से मना करेगी तो और ज़्यादा सस्पिशियस लगेगी, इसलिए वो डील नेगोशिएट करती है। पहले वो जानबूझकर सिर्फ 5,000 युआन मांगती है ताकि वो हार्मलेस लगे, लेकिन चेयरमैन को ये अमाउंट अपने बेटे की वैल्यू के कंपैरिजन में इंसल्टिंग लगता है। वो चेक देता है, इसमें 50,000 युआन है, रख लो, और आज के बाद मेरे पास मत आना, अपनी जिंदगी देखो और मेरे बेटे से दूर हो जाओ, समझी। हुआना स्माइल के साथ थैंक यू बोलकर पैसे ले लेती है और बाहर चली जाती है। दूर से गाओ हाइमिंग ये सब देख लेता है। उधर हाइमिंग का असिस्टेंट उसे भड़का रहा होता है, आपके पापा की कार से उतरते वक्त हुआनर बहुत खुश लग रही थी, हाथ में एनवेलप भी था, आपने उसे स्पेशल समझा था ना। अब तो क्लियर हो गया है कि वो भी पैसों के लिए चिपकने वाली गोल्ड डिगर है, अब आप क्या करोगे। हाइमिंग कामली बोलता है, मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर रहूंगा, बस इतना ही। तब असिस्टेंट याद दिलाता है, वैसे वांजुन के साथ आपकी एक डेट आपके फादर ने अरेंज की है, जाओगे। हाइमिंग कहता है, हाँ ज़रूर जाऊंगा, और काम में लग जाता है। इधर हुआनर अकेली निकलकर उस जगह पहुंच जाती है जहां फाइटर जेट मॉडल्स बनाए जाते हैं। शॉप ओनर पूछता है, पिछली बार इतना हंगामा करके गई थी, फिर क्यों आई हो। हुआनर कहती है, मुझे फाइटर जेट बनाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए। बाद में हाइमिंग वांजुन के साथ डिनर पर जाता है। वांजुन एक बहुत ही एक्स्ट्रावैगेंट मील ऑर्डर करती है, न्यूजीलैंड किंग सैल्मन, इबेरियन हैम और लाताश वाइन। डिनर के दौरान वो स्कूल डेज याद करती है जब वो और हाइमिंग हमेशा क्लास के टॉप 2 स्टूडेंट्स होते थे। स्कूल टाइम से हम साथ पढ़ते आए हैं, जब मैं सेकंड आती थी और तुम हमेशा फर्स्ट होते थे, मुझे बहुत खुशी होती थी। हाइमिंग पूछता है, क्यों। वो कहती है, क्योंकि मुझे लगता था हम दोनों एक ही टीम है, हमारे बीच कोई तीसरा नहीं है।
हाइमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, फिर भी तुम्हें कभी फर्स्ट आने का मन नहीं हुआ, तुम हमेशा थोड़ी अलग ही रही हो। वांजुन कहती है, अब तो अरेंज मैरिज फिक्स हो चुकी है, अगर हम शादी कर ले तो फिर से एक यूनिट बन जाएंगे, कोई हमें कुछ नहीं कर पाएगा, और अपनी ही दुनिया में बोलती रहती है, जबकि हाइमिंग थोड़ा ऑकवर्ड और कैजुअल सा बैठा होता है। वो क्लियरली बोलता है कि अभी उसका पूरा फोकस सिर्फ करियर पर है और वो अपने फादर की जल्दीबाजी वाली मैरिज अनाउंसमेंट फॉलो करने का कोई प्लान नहीं रखता। डिनर के बाद वो अपने असिस्टेंट लुओ झो को बोलता है कि वांजुन को घर ड्रॉप कर दे। नीचे आकर वांजुन हाइमिंग के असिस्टेंट को पकड़ लेती है और धीरे से धमकी देती है, सच सच बताओ इस हाइमिंग और हुआनर के बीच क्या रिलेशन है। असिस्टेंट उसे साइड में बुलाकर हाइमिंग के पहले से दिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए लुओ झो जानबूझकर ऐसे हिंट्स देता है जैसे दोनों के बीच कुछ रोमांटिक चल रहा हो। ये सुनकर वांजुन और ज्यादा डिटर्मिन्ड हो जाती है कि वो गिव अप नहीं करेगी और चुपचाप वहां से चली जाती है। तुरंत असिस्टेंट हाइमिंग को कॉल करके बोलता है, आपने जो बोलने को कहा था वो मैंने बोल दिया है। हाइमिंग कहता है, ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में हुआनर और मैंगमैंग गेम्स खेलने जाते हुए दिखते हैं। मैंगमैंग बोलती है, यार ये गेम तो बिल्कुल सही से चल ही नहीं रहा। जब मैंगमैंग कैजुअली मेंशन करती हैं कि उनका पुराना फ्रेंड हु तिएहान गेम्स में सबसे बेस्ट होता था, तब हुआनर को ओरिजिनल नॉवेल की एक पेनफुल मेमोरी याद आ जाती है। हु तिएहान फ्यूचर में लाइन ऑफ ड्यूटी में मरने वाला था, पर अब तो शायद ट्रैफिक पुलिस या कुछ और बन गया है ना। फिर हुआनर सोचती है, स्टोरी ठीक से याद ही नहीं आ रही, और अगर अब मैंगमैंग से पूछूं तो सिस्टम बोलेगा रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, अब क्या करूं। तब मैंगमैंग पूछती है, क्या हुआ, बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गई। हुआनर तुरंत कवर कर लेती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो गेम खेलते हैं। हुआनर सोचती है कि अपने लिमिटेड सिस्टम रिवाइंड्स का यूज करके उसे बचा ले, लेकिन फिर उसे डर लगता है कि कहीं दो साइड कैरेक्टर्स के फेट में इंटरफेयर करने पर हेवी पनिशमेंट न मिल जाए। आखिर वो डिसाइड करती है कि अपनी बची हुई चांसेस अपनी सर्वाइवल के लिए बचाकर रखे, लेकिन हु तिएहान का ट्रैफिक कॉप बनकर मरना उसके दिल पर बोझ बन जाता है। उधर हाइमिंग फाइटर जेट वर्कशॉप में जाकर एक नया सेटअप क्रिएट कर रहा होता है, अकेला ही असेंबल करते हुए काम में डूबा होता है, और वहीं पास में उसकी फटी हुई शर्ट रखी होती है जिसे वो देखकर स्माइल करता है। अगले दिन हुआनर हाइमिंग के ऑफिस जाती है। वहां वो एक बहुत ही डिटेल्ड फाइटर जेट मॉडल देखती है जो हाइमिंग ने पूरी रात जागकर बनाया था। वो सोचती है कि इस मॉडल में बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट्स थे, फिर भी उसने बहुत पेशेंस के साथ इसे अरेंज किया है, और तभी हाइमिंग उसे देखने आ जाता है। वो बोलता है, ये फाइटर जेट मैंने बनाया है, तुमने बनाया हो ही नहीं सकता। तो हुआनर कहती है, आपको लगता है मुझे इतनी भी अकल नहीं कि मैं फाइटर जेट बना सकूं, ये मैंने ही बनाया है, और वैसे भी ये कलर थोड़ा बोरिंग लग रहा है, मैं नेल पॉलिश लाई हूं, कौन सा कलर अच्छा लगेगा। और पेंट करने ही जा रही होती है कि हाइमिंग उसे रोक लेता है। किसी की मेहनत के काम को ऐसे इजीली स्पॉइल नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हुआनर तुरंत पलटकर पूछती है, जैसे आपने मेरा प्रपोजल यूज कर लिया था वैसे। हाइमिंग सीरियस होकर कहता है, एक मिनट रुको, आज मैं तुम्हें प्रपोजल देने ही आया था। मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे आने से पहले ही मैं बिल्कुल वैसे ही एक प्रपोजल सेंड कर चुका हूँ, चाहो तो मेल का टाइम चेक कर लो। हम दोनों के आइडिया सिमिलर हो सकते हैं, पर मैंने तुम्हारा आइडिया कॉपी नहीं किया, ये मेरा ही आइडिया है। वो अपने फ़ोन पर एक फाइल दिखाता है जिसमें 11:07 का टाइम स्टैम्प होता है। उसमें वही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लिखी होती है जो हुआनर ने बाद में आफ्टरनून में प्रेजेंट की थी। इससे प्रूव हो जाता है कि आइडिया पहले से ही हाइमिंग के दिमाग में था। ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी टाइम से चल रही थी, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करने आया हूँ। हुआनर शॉक्ड होकर कहती है, ओह सच में, ऐसा है क्या, आपने पहले ही क्यों नहीं बताया। कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद हाइमिंग हुआनर को एक पर्सनल डेट पर इनवाइट करता है ताकि पार्टनरशिप को कामली डिस्कस किया जा सके, और ये सुनते ही हुआनर बहुत खुश हो जाती है। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, मेन्यू आता है। हुआनर बुक के नॉलेज के बेसिस पर उसके लिए एंजल हेयर पास्ता ऑर्डर करती है। हाइमिंग बोलता है, मेरे लिए भी। फिर सरप्राइज होकर पूछता है, पर तुम्हें कैसे पता। हुआनर स्माइल करके कहती है, मुझे माइंड रीडिंग आती है, चाहूँ तो आपके बारे में और भी बता सकती हूँ, और स्टोरी के कैरेक्टर्स याद करके बोलने लगती है। लेकिन हाइमिंग खुद साइकोलॉजी समझता होता है। वो नोटिस करता है कि बात करते वक्त हुआनर की आंखें अपर लेफ्ट देख रही हैं, जो साइन होता है कि वो मेमोरी से रिकॉल कर रही है, प्रेजेंट मोमेंट ऑब्जर्व नहीं कर रही। मतलब तुम पहले से ही अच्छी प्रेपरेशन करके आई हो। तभी एंजल हेयर नूडल्स आ जाते हैं। हुआनर एक्सप्लेन करती है कि ये नूडल्स बहुत पतले होते हैं, इसलिए इनका नाम एंजल हेयर है। फिर बोलती है, वैसे आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और फाइटर जेट भी आपने कमाल का बनाया है। हाइमिंग तुरंत पूछता है, मतलब अब तुम मान रही हो कि फाइटर जेट मैंने ही बनाया, तो फिर तुमने मेरा फाइटर जेट क्यों उठाया।
हुआनर थोड़ा सीरियस होकर कहती है, उसे उठाते वक्त मेरे दिल में थोड़ा दर्द, थोड़ी कंफ्यूजन, सब कुछ था। यहाँ पर हाइमिंग एडमिट करता है कि उसे डिश का टेस्ट नहीं, सिर्फ नाम पसंद है। हुआनर बोलती है कि जब उसने देखा कि फाइटर जेट में कितनी माइन्यूट और डेलिकेट मेहनत लगी हुई है तो उसके दिमाग से बाकी सब भूल ही गया। उसे नहीं पता कि हाइमिंग दूसरों के लिए पपेट फाइटर जेट क्यों असेंबल करता है, लेकिन अगर उसे देखकर लोगों का स्ट्रेस और दुख कम हो जाता है तो फिर वो काम बिल्कुल वर्थ इट है। हाइमिंग उसे देखकर सोचता है, ठीक है, इस लड़की में भी दिमाग है। तब हुआनर मजाक में पूछती है, आपको फाइटर जेट्स इतने पसंद हैं, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, पावर और स्टेटस भी बड़ा है, तो क्या आप भी फाइटर जेट जैसे हैं? हाइमिंग थोड़ा उदास होते हुए कहता है, फाइटर जेट उड़ सकता है, मैं नहीं। वो ये भी कहता है कि जैसे जैसे उसका बिजनेस एम्पायर बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी फ्रीडम कम होती जा रही है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, और ड्राइव करते वक्त हुआनर उसे बिना पलक झपकाई देखती रहती है। हाइमिंग पूछता है, ऐसे क्यों देख रही हो? तो हुआनर जवाब देती है, देखने में क्या गलत है, आपको पसंद नहीं आ रहा या फिर मुझे पीछे हट जाना चाहिए? हाइमिंग थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, तुम इतनी क्लोज सिर्फ काम के लिए आई थी, मेरे बारे में रिसर्च की थी, अब काम मिल गया है तो थोड़ा रिलैक्स नहीं कर सकती? हुआनर तुरंत पूछती है, रिलैक्स का मतलब गिव अप करना होता है क्या? हाइमिंग बोलता है, इसका जवाब मैं नेक्स्ट टाइम मिलकर दूंगा। और ये सुनकर हुआनर थोड़ी शर्मा जाती है कि वो दोनों काफी क्लोज हो गए हैं। डेट के बाद उसे घर ड्रॉप करके जब हाइमिंग निकलता है तो देखता है कि हुआनर की हाउस की कार सीट पर रह गई है। वो सोचता है, क्या प्लानिंग है, जानबूझकर छोड़कर गई लगती है। हाइमिंग उसे ढूंढते हुए रोड साइड वॉन्टन स्टॉल तक पहुंचता है और कीज वापस करता है। हुआनर कहती है, सॉरी, मैं केयरलेस हो गई। तो हाइमिंग कहता है, तुम केयरलेस हो ही नहीं सकती, ऊपर से फ्रेंड के साथ स्टे करती हो, तुम्हें की जरूरत भी नहीं थी। फिर हुआनर पूछती है, फिर आप देने क्यों आए? हाइमिंग स्माइल करके कहता है, तुमने इतना प्लान बनाकर एग्जीक्यूट किया है तो एंड तक दिखाना भी तो पड़ेगा। दोनों का खाना आता है और हाइमिंग पहला बाइट लेने से पहले कहता है, बहुत अच्छा है, खाओ, और खुद हुआनर को खिला देता है, जिससे हुआनर शॉक्ड हो जाती है, ये क्या हो रहा है? हाइमिंग उसके मुंह तक साफ कर देता है और हुआनर सोचती है, लगता है अब तक मेरा अफेक्शन पॉइंट 50% तक बढ़ गया होगा। वॉन्टन खाते वक्त, जो उनके पहले के फैंसी वेस्टर्न डिनर से बिल्कुल ऑपोजिट था, हाइमिंग नोटिस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और फोटो ले रहा है। हुआनर बोलती है, ये तो सिर्फ कीज थी, कल भी दे सकते थे, रात में इतनी मेहनत क्यों की? हाइमिंग पास आकर बैठता है और कहता है, मैं तुम्हें जवाब देने ही आया हूँ। हुआनर पूछती है, पर आपने तो बोला था नेक्स्ट टाइम बताओगे? तो हाइमिंग कहता है, क्या ये मुलाकात नेक्स्ट टाइम नहीं है? और बिल्कुल पास आकर जैसे किस करने वाला हो धीरे से बोलता है, गिव अप मत करना। हुआनर का पूरा बॉडी नर्वसनेस से कांपने लगता है, उसे समझ ही नहीं आता क्या करे, लेकिन हाइमिंग साइड से नोटिस करता है कि कोई उन दोनों की फोटो ले रहा है। इस तरह पेपराजी उनके इंटीमेट मोमेंट कैप्चर कर लेते हैं, जो उसके फादर के प्लान्स को और फ्रस्ट्रेट करेगा। बाद में हाइमिंग घर लौटता है और असिस्टेंट भी साथ होता है। असिस्टेंट बोलता है, आज आपके चेहरे पर कुछ अलग एक्सप्रेशन लग रहा है, एक्टिंग जैसा नहीं, बल्कि जैसे आप जीत गए हैं और बहुत खुश है। तो हाइमिंग गुस्से में कहता है, तुम्हें यहाँ किसने रुकने को बोला, निकल कर घर जाओ, और असिस्टेंट को भगा देता है। लेकिन एटमॉस्फेयर तुरंत चेंज हो जाता है जब वो अपने फादर के सामने आता है। चेयरमैन कहते, ओह, अब तो तुम्हें घर आने का ख्याल आया, क्या नया प्लान बना रहे हो? चेयरमैन हाइमिंग को इंसिस्ट करते हैं कि लेताओ को सिर्फ फुचवांग अलायंस ही बचा सकता है। वो ऑर्डर देता है कि हाइमिंग उस चीप लड़की से ब्रेकअप करे और वानजुन से शादी करे। इसके ऑपोजिट हाइमिंग की मदर क्वाइटली उसका सपोर्ट करती है। वो गिल्ट के साथ कहती है कि बचपन में वो उसे टाइम नहीं दे पाई और शादी जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन को बिजनेस के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। वो प्रॉमिस करती है कि जो भी डिसीजन हाइमिंग को खुश करेगा वो उसके साथ खड़ी रहेगी। हाइमिंग कहता है, ठीक है मॉम, और कॉल के बाद तुरंत असिस्टेंट को फोन करके बोलता है, कल हुआना के साथ एक डेट अरेंज करो। नेक्स्ट डे माइंड को हल्का करने के लिए हाइमिंग हुआनर को स्काई गार्डन ले जाता है आर्चरी के लिए। वहाँ हुआना आर्चरी गेम ट्राई करती है लेकिन बिल्कुल एम नहीं लगता। तो हाइमिंग कहता है, मैं ट्राई करता हूँ, हम साथ में करेंगे, और परफेक्टली बुल्स आई हिट कर देता है। हुआना एक्साइटेड होकर कहती है, वाओ, मुझे भी सिखाओ। तो हाइमिंग उसका हाथ पकड़कर एम सेट करना सिखाता है। उसके बाद दोनों थोड़ा आगे जाते हैं और हाइमिंग बोलता है, यहीं हम साथ बैठकर खा सकते हैं,
पिकनिक सेट करते हैं। हुआना बैठने जाती है तो हाइमिंग अपना कोट निकालकर जमीन पर बिछा देता है और कहता है जमीन पर मत बैठो, इस पर बैठ जाओ। हुआना मुस्कुराते हुए कोट पर बैठ जाती है, फिर कॉफी निकालकर पिलाती है जिसका नाम होता है कॉफी ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द सीन। वे अपने अपने रोल्स पर बात करते हैं। हुआना हाइमिंग से पूछती है, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में तुम क्या सोचते हो? हाइमिंग खुद को एक कैटलिस्ट बताता है जो दूसरों की जिंदगी में रिएक्शन स्टार्ट करता है बिना खुद उसमें खोए। वो कहता है कि वो उसके फीलिंग्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। हुआना कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, तो मतलब तुम डायरेक्ट रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते, सिर्फ कैटलिस्ट बनकर रहना चाहते हो। तब हाइमिंग उसके पास आता है, उसके बिखरे हुए बाल देखकर प्यार से उसके बाल कान के पीछे सेट कर देता है। हुआना बहुत नर्वस हो जाती है, उसे लगता है शायद अब किस करेगा, लेकिन हाइमिंग बस कैजुअली बिहेव करता है और थोड़ा दूर हो जाता है। हुआना और भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। अगले दिन हेमिंग के पास सब फोटोज आ जाती हैं। असिस्टेंट कहता है सब परफेक्ट आ गए हैं। हेमिंग बोलता है ठीक है, अपना काम करो, और निकल जाता है। अब रिवरसाइड आउटिंग के बाद हेमिंग और हुआनर की फोटोज एक गॉसिप मैगजीन के फ्रंट पेज पर आ जाती हैं। लोग बोलते हैं इतना बड़ा रिच आदमी इस लड़की के साथ घूम रहा है। ये देखकर चेयरमैन गाओ गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वांजन का दिल टूट जाता है। सबके लिए ये एक स्कैंडल था, लेकिन हुआनर के लिए ये सिचुएशन बहुत पेनफुल बन जाती है। वो सोचती है कि जिस मूव से वो हेमिंग को मैनिपुलेट करना चाह रही थी, उसी गेम में हेमिंग उससे ज्यादा स्मार्ट निकल गया। उसके लिए हुआनर सिर्फ एक कैटलिस्ट थी जो उसके प्लान्स को आगे बढ़ा दे, पर जिसे वो अपनी पर्सनल दुनिया में जगह न दे। वो बोलती है इतनी हिम्मत कैसे हुई इस हेमिंग को मुझे यूज करने की। मेंगमिंग आकर कहती है मुझे तो यही लग रहा है कि तुम एक बॉयफ्रेंड होते हुए दूसरे लड़के के साथ घूम रही हो। हुआना गुस्से में कहती है मेंगमिंग, मेरे बिना जाने मेरी फोटोज पेपर में छाप दी गई हैं, ये बहुत बड़ा गलत काम है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तब मेंगमिंग बोलती है वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड 2-3 दिन में वापस आने वाला है। इधर हुआना के कॉल्स लगातार हेमिंग के पास जा रहे होते हैं, लेकिन वो अटेंड नहीं करता, बस मैगजीन में अपनी फोटोज देकर स्माइल करता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में गॉसिप फुल ऑन होता है। बॉस फांग युआन लेताओ डील के लिए खुश होकर हुआनर को प्रमोशन और बोनस ऑफर करता है। ऑफिस में सब हुआना से पूछते हैं ये सब क्या है, कैसे मैनेज किया। हुआना एक्सप्लेन करती है ये सब फेक है, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तभी वांजुन का कॉल आता है और वो बोलती है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें कभी भी काम दे सकती हूँ, अब दे रही हूँ। रोजी माउंटेन्स जाना होगा, वहां से एक डॉक्यूमेंट चाहिए। ऑफिस के लोग हुआना को मोटिवेट करते हैं, जाओ हम तुम्हारे साथ हैं। हुआनर मना करती है, लेकिन उसका सिस्टम वार्निंग देता है पनिशमेंट मिलेगी। मजबूरी में वो जाती है। हुआना रोजी मैनर पहुंचकर डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और कहती है ये वांजन भी कितनी वीक तरीके से बदला लेने की कोशिश कर रही है। फिर वो बस स्टॉप पर जाकर खड़ी होती है, वहां लिखा होता है बस सुबह 5 से शाम 5 बजे तक ही है, और अब टाइम एग्जैक्टली 5 हो चुका होता है, मतलब अब कोई बस नहीं। कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करते करते वो 5 PM की लास्ट बस सिर्फ 1 मिनट से मिस कर देती है। ये देखकर हुआना को सब समझ आ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। साइड से कार्स और बाइक्स जा रही होती है, वो लिफ्ट मांगकर देखती है, लेकिन कोई भी उसे नोटिस तक नहीं करता। हुआना गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोलती है यार ये कौन सी जंगल जैसी जगह है, ना बस है ना कोई रुक रहा है, कोई तो देखे मुझे। और वो गाड़ियों के पीछे थोड़ा दौड़ती भी है, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। तब उसे समझ आ जाता है कि यहाँ आने वालों को उसकी प्रेजेंस का भी पता नहीं। जंगल जैसा एरिया, बारिश शुरू, और हुआनर अकेली फंसी होती है। वो सार्कास्टिकली सोचती है कि मेरी लाइफ का स्क्रिप्ट कितना अनओरिजिनल हो गया है। वो मन ही मन बोलती है छी क्या घटिया सिस्टम है, अब तो बस हीरो ही आकर बचाएगा, वरना कोई भी मुझे बचाने वाला नहीं है। हाँ शायद यही तुम्हारा प्लान था, और खुद को ही डांटती रहती है। ऑफिस में लुओझो ये बात हेमिंग को बताता है और हेमिंग को अंदर से टेंशन हो जाती है। इधर हुआना बस स्टॉप पर वेट करते हुए सोच रही होती है अब मैं क्या करूं, फोन भी मेरे पास नहीं है। वो परेशान होकर कहती है मैं कॉल कैसे करूं, और अचानक उसे एक पब्लिक फोन बूथ दिख जाता है। वो इरिटेट होकर बोलती है, फिर अपना बैग चेक करती है और उसमें सिर्फ एक कॉइन मिलता है। वो डिसाइड करती है ठीक है जितनी देर बात हो सके कर लेती हूँ, और हेमिंग को कॉल करती है। हेमिंग ऑलरेडी फोन के पास वेट कर रहा होता है और तुरंत कॉल उठा लेता है। वो पूछता है तुम कहाँ हो। हुआना शॉर्ट में बोलती है अगर मैं घर ना पहुंचूं तो फैमिली को बता देना। फिर फाइनली एक्सेप्ट करती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और जैसे ही वो बोलती है मैं रोजी, कॉल कट जाता है। वो पूरा नाम भी नहीं बता पाती। हेमिंग कंफ्यूज हो जाता है और असिस्टेंट को बोलता है रोजी नाम से जितनी भी जगह शुरू होती है उनकी एक लिस्ट निकालो। तब तक वहां बारिश शुरू हो जाती है। हुआना कुछ देर फोन बूथ के अंदर उदास खड़ी रहती है, फिर खुद को संभालकर वापस बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है। ठंड से कांपती हुई वो इमेजिन करती है जैसे हेमिंग वहां आ रहा हो, उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ उसका ख्याल था। यहाँ हेमिंग खुद कार लेकर नहीं आता, वो क्वाइटली
एक टैक्सी ड्राइवर अरेंज करता है जो रोज नाम की जगह ढूंढता है। साथ ही वो एक केयर पैकेज भेजता है, टॉवल, जैकेट, क्लीन सॉक्स, स्लीपर्स, और ड्राइवर को बोलता है कि कहना ये सब उसी का है। तभी दूर से एक कार आती है। ड्राइवर पूछता है, मैडम आप यहाँ पहाड़ों में क्या कर रही हैं? इस साइड तो बस भी नहीं आती। और वो अपने हाथ में पकड़ी चप्पल आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये पहन लीजिए। हुआना तुरंत उठकर बिना सोचे समझे कार में बैठ जाती है। ड्राइवर हुआना से कहता है, मैडम यहाँ बैग रखा है, जो चाहिए यूज़ कर लो, सब मेरी ही चीज़ें हैं। और जब हुआना बैग खोलकर देखती है तो उसमें टॉवल, कोट, टिश्यू पेपर, सॉक्स सब कुछ होता है। वो थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोलती है, अच्छा मतलब सिस्टम ने आपको फुल पैकेज बना के भेजा है। ड्राइवर बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, मैडम आप क्या कह रही हैं? हुआना बस जाने दीजिए बोलकर बात टाल देती है। हुआना के जाने के बाद हेमिंग उस जगह पहुंचता है। बस स्टॉप पर बैठकर हुआना का छोड़ा हुआ शू देखता रहता है। ये सब याद करके हेमिंग उस शू को देखते हुए खड़ा रहता है। उसका अफेक्शन मीटर +1 हो जाता है और हुआना के मन में चलता है, ठीक है, बारिश में भीगने के बदले ये तो अच्छा ही हुआ। अब परसेंटेज बढ़ाने के लिए खुद ही वांजू के पास जाकर थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा। रात को लेट हुआनर फूचुआंग ग्रुप ऑफिस पहुंचकर फाइल्स रिटर्न करती है। उसे भीगा हुआ देखकर शे वांजुन को थोड़ी सी जीत वाली फीलिंग आती है, लेकिन हुआनर सीधा कॉन्फ्रंटेशन करती है। वो कहती है, मुझे टारगेट करने से तुम्हें हेमिंग का दिल नहीं मिलेगा। तुम किसी और की स्टोरी की सपोर्टिंग कैरेक्टर मत बनो, अपनी जिंदगी की फीमेल लीड खुद बनो। और ये कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट हेमिंग को बताता है, सर वांजुन आपसे मिलने आ गई हैं, और वांजुन सीधा ऑफिस के अंदर आ जाती है। वांजुन ने भी एडवाइस सीरियसली ले ली होती है। वो होममेड कुकीज लेकर हेमिंग के ऑफिस आती है और चाइल्डहुड मेमोरीज का सहारा लेती है। असिस्टेंट सोचता है, लगता है काफी अच्छी फैमिली से है। अगले दिन बुखार होने के बावजूद हुआनर एक और मार्केटिंग प्रपोजल डिलीवर करने आ जाती है। ऑफिस में वांजुन हेमिंग से कहती है, आपके लिए स्पेशल कुकीज लाई हूँ, प्लीज खा लीजिए। पर हेमिंग पूछता है, आप यहाँ क्यों आई हैं? वांजुन बोलती है, मैं एक प्रपोजल लेकर आई हूँ, दोनों कंपनियां मिल जाएंगी तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। और पुरानी चाइल्डहुड स्टोरीज याद दिलाने लगती है, जिसे हेमिंग रोक कर कहता है, मुझे वो सब याद नहीं रखना, मैं सब भूल चुका हूँ। तभी हुआना ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश करती है। असिस्टेंट मना करता है, सर ने ऑर्डर दिया है किसी को अंदर न जाने देना। पर हुआना कहती है, मैं देख लूंगी, और अंदर चली जाती है। अंदर वांजू हेमिंग के बिल्कुल पास बैठकर चिपकने की कोशिश कर रही होती है, जिसे देखकर हुआना को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वांजुन कहती है, मुझे प्रपोजल देना जरूरी था, इसलिए आई हूँ। वैसे भी आपको कुकीज पसंद है। तभी हुआना आकर बोल देती है कि हेमिंग ने कब का शुगर छोड़ दिया है। मोमेंट पूरा खराब। गुस्से में वांजुन हुआनर पर हाथ उठाना चाहती है, लेकिन हेमिंग तुरंत बीच में आ जाता है और हुआना को डिफेंड करता है और फर्मली कहता है, तुम दोनों ही मेरे लिए बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो। वांजुन गुस्से में चली जाती है। तब हुआना बोलती है, आपकी वजह से ही मैं पहाड़ों में भीग गई थी, अब आप पर एक एहसान चढ़ गया है। इस पर हेमिंग पूछता है, तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हुआना थोड़ी नर्वस होकर कहती है, वो मैं बाद में बताऊंगी। और हेमिंग ओके बोलकर बाहर चला जाता है। सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है और बोलता है, पावर रिस्टोर हो गई है, हेमिंग का अफेक्शन रेट अब 22 हो गया है। हुआना खुश होकर सोचती है, ग्रेट, बस ऐसे ही मेंटेन करना है। तभी मेंगमिंग का कॉल आता है। वो कहती है, हुआन टिहान पुलिस स्टेशन में एक फंक्शन है, मैं जाने वाली हूँ, मुझे नया ड्रेस चाहिए। पर हुआना बोलती है, मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम खुद देख लो। लेकिन बाद में मेंगमिंग फंक्शन में जा ही नहीं पाती और कॉल करके बोल देती है कि हुआना की तबीयत खराब है, इसलिए वो भी नहीं आ सकती। उसी वक्त कोई और लड़की टिहान को अपने साथ पार्टनर बनने के लिए बुला लेती है। ये सुनकर दिल टूट जाता है, क्योंकि हान उसका स्कूल टाइम क्रश है और वो उससे सीक्रेटली प्यार करती है। दूसरी तरफ वांजुन उदास होती है और उसके पापा उसे समझाते हैं, बेटा जिंदगी में सबसे जरूरी चीज पेशेंस होती है, हमारी कंपनी को उनकी जरूरत पड़ेगी ही, जब वो टाइम आएगा तब तुम हेमिंग के पास जाना, वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वांजुन बोलती है, वाओ पापा, सुपर आइडिया। इसी बीच हुआना देखती है कि हेमिंग का अफेक्शन रेट 22 से 22.2 हो गया है और वो सोचती है, ये अचानक कैसे बढ़ गया। तभी पेजर पर उसके पापा का मैसेज आता है, कर्जदार घर आ गए हैं, इस जगह मत आना, बिल्कुल मत आना। हुआना घबरा जाती है, फिर जल्दी से घर पहुंचती है, जहां उसके पापा रोते हुए कहते हैं, बेटा ये लोग घर में आकर सब कुछ तोड़फोड़ कर गए हैं, हमारे प्लांट स्वीटी और स्पाइसी भी तोड़ दिए। ये सुनकर हुआना चीख पड़ती है, तुम लोगों ने मेरे पापा को कैसे मारा? और जब वो पूछती है, मेरी प्यारी छोटी बहन कहाँ है, तब अंदर से एक छोटी सी लड़की बाहर आती है। छोटी बहन हुआना को समझाते हुए कहती है, दीदी पापा ने ये चांस इसलिए यूज किया ताकि तुम घर आ जाओ। ये लोग बोल रहे हैं कि तुमने इनके बॉस से पैसे लेकर इन्हें धोखा दिया है, इसलिए ये यहाँ आए हैं। ये सुनकर हुआना समझ जाती है और बोलती है, ओ मतलब ये चेयरमैन गांव के भेजे हुए लोग हैं, ठीक है, मुझे इनके बॉस के पास ले चलो। फिर वो बहन से कहती है, पापा का ख्याल रखना, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आती हूँ, और वहां से निकल जाती है। उधर हेमिंग को चेयरमैन गांव का कॉल आता है। वो बोलते हैं, वो लड़की तुमसे चिपक के घूम रही है, अगर जानना है कि वो तुम्हारे बारे
बारे में क्या सोचती है, तो फोन कट मत करना, लाइन पर ही रहना। मैं अपनी लोकेशन भी बता देता हूँ। और फोन साइड में रखकर रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। बिल्कुल उसी वक्त हुआना अंदर आती है और हेमिंग के पापा गुस्से में कहते हैं, मुझे लगा पैसे लेकर भाग जाओगी, पर तुम तो लालची लग रही हो। अभी भी मेरे बेटे के पीछे घूम रही हो। बताओ तुम्हें चाहिए क्या? क्या मेरे बेटे को छोड़ना तुम्हारे बस में नहीं? हुआना क्लियरली जवाब देती है, आपका बेटा कोई रोबोट नहीं है जो हर बात मान ले। उसकी अपनी सोच और अपनी समझ है। मुझे बुलाने से पहले आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो नहीं किया, क्योंकि आप उसे सिर्फ एक पपेट समझते हैं। पहले अपने बेटे की रिस्पेक्ट करना सीखिए, फिर दूसरों को अप्रोच कीजिए। आपने जो पैसे दिए थे वो पूरे के पूरे यही हैं। मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैंने वो सिर्फ आपके प्रेशर की वजह से लिए थे। अब से आप और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं। एंड में वो टेबल पर 50,000 युआन वापस रखती है और बिना पलटे बाहर निकल जाती है। बाहर हेमिंग खड़ा होता है, जिसने सब कुछ सुन लिया होता है। हुआना उसे देखकर शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि वो उसके बारे में क्या सोचेगा। हाइमिंग हुआन से कहता है कि वो बाहर वेट करे, क्योंकि उसे अंदर जाकर अपने फादर को फेस करना होता है। अंदर चेयरमैन गाओ फिर से वही बात रिपीट करता है, गोल्ड डिगर्स के लेक्चर्स, और बोलते हैं कि आज वाली कॉन्वर्सेशन ने क्लियरली प्रूव कर दिया है कि हुआन का असली रंग क्या है। लेकिन हाइमिंग बिल्कुल कन्विंस नहीं होता। उसके लिए ये सब सिर्फ अजम्पशंस हैं। जब दोनों गांव रेजिडेंस से बाहर निकलते हैं, हुआन थोड़ा गिल्टी फील करती है और हाइमिंग से सॉरी बोलती है कि उसने उनके फादर के सामने ज्यादा ब्लंट बातें कह दी। लेकिन हाइमिंग सरप्राइजिंगली उसकी थिंकिंग को अप्रिशिएट करता है। वो मानता है कि लाइफ और मैरिज सिर्फ प्रॉफिट और डील्स के बेसिस पर डिसाइड नहीं होनी चाहिए। हुआन का पहले दिए गए पैसे वापस कर देना हाइमिंग के लिए प्रूफ बन जाता है कि वो स्टेटस या पावर के पीछे नहीं है। हुआन शांत पर स्ट्रॉन्ग टोन में बोलती है, आपके पापा एक बिजनेसमैन जैसे सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप एक इंसान की तरह सोचना चाहते हो। प्लीज अपने बिजनेस के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को गिरवी मत रखो, ठीक है? हाइमिंग स्माइल करके कहता है, एडवाइस के लिए थैंक्स, मैं अब चलता हूँ। और हुआन को उसके पापा के घर ड्रॉप कर देता है। तभी पेजा वाइब्रेट करता है और इसमें लिखा होता है, हाइमिंग का अफेक्शन लेवल 30% हो चुका है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। उधर हाइमिंग ड्राइव करते हुए एक बिजनेस हॉल देखता है और उसे हुआन की बातें याद आने लगती हैं। वो सोच में पड़ जाता है। घर पहुंचने पर हुआन देखती है कि उसके फादर अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत सारा खाना बना रहे होते हैं। उसकी छोटी बहन लिन लेयर याद दिलाती है कि हुआन गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी, इसलिए पापा उसे खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और पुरानी लड़ाई भी याद दिला देती है। हुआन खुद भूल चुकी होती है कि झगड़ा किस बात पर हुआ था। तब लेयर उसे याद दिलाती है ओ शियाओ जुए के बारे में। पास्ट में हुआन ने उसके लिए 3-3 जॉब्स की थी ताकि उसकी ट्यूशन फीस भर सके। इसी बात पर एक दिन बड़ा झगड़ा हुआ था और गुस्से में पापा ने हुआन को थप्पड़ मार दिया था। आज हुआन क्लियरली बोलती है कि वो दोबारा कभी किसी आदमी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करेगी। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं। हुआन के पापा, जो पहले चेयरमैन गांव के लोगों के आने से डर गए थे, सोचते हैं शायद उसकी बेटी लोन शार्क्स के चक्कर में फंस गई है। वो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स देने को रेडी हो जाते हैं ताकि उसका डेट क्लियर हो सके। लेकिन हुआन कामली बोल देती है कि वो ओ शियाओ जुए पर 1 पैसा भी खर्च नहीं करेगी। ये सुनकर उसके पापा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे उसकी बेटी अचानक बदल गई हो। रात को बहन भी हुआन के बेड पर आ जाती है और कहती है कि आजकल हुआन बहुत बदल गई है। तो हुआन कहती है, पुरानी हुआन मर चुकी है, अब नई हुआन है। बहन मजाक में बर्थडे पूछती है और हुआन उसे चुप करा के सोने भेज देती है। अगले दिन सुबह हाइमिंग निकलने वाला होता है। तब उसके पापा कहते हैं कि आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं रखना और हाइमिंग को स्ट्रिक्टली घर पर रहने का ऑर्डर देते हैं। जल्दी ही शिए वानजुन और उसके फादर आ जाते हैं। मजबूरी में हाइमिंग वेट करता है। वानजुन और उसके पापा गिफ्ट में वॉच देते हैं, पर हाइमिंग रिएक्ट नहीं करता। सिचुएशन को स्मूथ करने के लिए हाइमिंग की माँ अपने बेटे की तकलीफ समझ जाती है। वो एक बहाना बनाकर उसे रूफटॉप पर ले जाती है और क्वाइटली कहती है, अगर तुम्हें वानजुन पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। ऑफिस में हुआन के पास एक गिफ्ट पार्सल आता है। वो ओपन करके देखती है तो अंदर एक ब्रांड न्यू फोन होता है और फोन में सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट सेव होता है, मी। हुआन कंफ्यूज होकर सोचती है, मी कौन? वो सोचती है शायद मेंग मेंग का गिफ्ट है और थैंक यू बोलने के लिए कॉल कर देती है। कॉल पिक होता है, लेकिन आवाज़ शिए वानजुन की होती है। हाइमिंग अपना फ़ोन भूल गया होता है। वानजुन बोलती है कि आज हमारी एंगेजमेंट होने वाली है और हुआन को अपनी लिमिट समझने को कहती है। ये सुनकर हुआन का दिल हिल जाता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए गांव रेजिडेंस जाने लगती है। उधर वानजुन अपने पापा से पूछती है क्या करें। पापा शांत रहने को कहते हैं और सबको गार्डन में लंच के लिए ले जाते हैं। शादी की बात शुरू होती है। वानजुन हाइमिंग को फ़ोन वापस देते हुए हुआन के कॉल का मेंशन करती है। हाइमिंग को टेंशन हो जाती है।
तब हाइमिंग बोलता है कि उसका कुछ अर्जेंट काम है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम की तरफ भागता है हुआन को कॉल बैक करने के लिए, लेकिन देखता है कि हुआन पहले से ही उसके रूम के बाहर खड़ी होती है। वो उन शूज़ को देख रही होती है जो रोज़ मैनर पर खो गए थे और जिन्हें हाइमिंग ने संभाल कर रखा हुआ था। दोनों के बीच बात होती है। हुआन बोलती है उसे एंगेजमेंट की खबर मिली इसलिए आई। हाइमिंग सवाल पे सवाल पूछता है कि उसके लिए ये सब क्यों मैटर करता है। तभी उन्हें फुटस्टेप सुनाई देते हैं। वांजुन आ रही होती है। सिचुएशन को समझकर हुआन एक सेकंड भी नहीं सोचती और हाइमिंग को खींचकर फेक किस कर लेती है। उसी मोमेंट वांजुन रूम में एंटर करती है। वांजुन देख लेती है और गुस्से में आती है, पर हाइमिंग उसे रोककर साफ बोल देता है कि इसी वजह से वो शादी नहीं कर सकता और एंगेजमेंट तोड़ देता है। हुआन शांति से अपनी शू उठाकर बोलती है ठीक है, मेरा काम हो गया, और चली जाती है। इस सब के बाद चेयरमैन गाओ भड़क जाते हैं। वो हाइमिंग पर चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि उसने दोनों फैमिलीज का रिश्ता बर्बाद कर दिया। वो डिमांड करते हैं कि हाइमिंग हुआन से सारे टाइज तोड़ दे, लेकिन पहली बार हाइमिंग ओपनली स्टैंड लेता है। वो बोलता है कि लेताओ उसकी खुद की मेहनत का रिजल्ट है और वो फूचुआंग ग्रुप का पपेट नहीं बनेगा। वो अपने फादर से कहता है कि पूरी जिंदगी फैमिली के ऑर्डर्स फॉलो किए हैं, लेकिन अब वो अपने डिसीजंस खुद लेगा। चेयरमैन गाओ लास्ट अटेम्प्ट करते हैं। शिए फैमिली को 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफर करते हैं ताकि डील बच जाए, लेकिन मिस्टर शिए क्लियरली मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि उनके लिए पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी बेटी की खुशी है। दोनों फैमिलीज के बीच डील टूट जाती है। रात को हुआन अपने रूम में बैठी हाइमिंग के दिए हुए शूज़ को देखती है। दिल भारी हो जाता है। हुआन ये सब देखकर सोचती है कि पहाड़ों में जो ड्राइवर उसकी मदद के लिए आया था वो भी हाइमिंग का प्लान था। फिर भी अफेक्शन परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा, ये सोचती रहती है। उधर हाइमिंग असेंबली शॉप में फाइटर जेट देखते हुए बार बार हुआन के बारे में रोमांटिक सोचने लगता है। मैसेज करना चाहता है पर खुद को रोक लेता है। शहर के दूसरे कोने में मेंगमेंग ट्रैफिक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे हु तिएहान का अटेंशन लेने की कोशिश करती है। वो फेक कार ब्रेकडाउन का ड्रामा करती है ताकि वो उसे राइड दे, लेकिन तिएहान जो बहुत लिटरल है सिर्फ एक कलीग को कॉल करके कार रिपेयर करवा देता है। मेंगमेंग फ्रस्ट्रेशन में वहां से चली जाती है। इतना इग्नोर करके मेंगमेंग हुआन को फोन करके बोलती है, देखो ना, उसके पास तो मेरी कार से ज्यादा दिमाग है। बिल्कुल सही जगह पर कार ब्रेकडाउन हो गई, लेकिन उस लड़के के पास दिमाग ही नहीं है। ये सुनकर हुआन कहती है, अरे पागल लड़की, पूरा जंगल भरा पड़ा है, एक पेड़ के लिए क्यों अपनी जान दे रही है? बाकी पेड़ भी तो देख सकती है ना, जा किसी और को डेट करके देख। और साथ ही बोलती है कि इन लड़कियों को समझ आने में शायद और साल लगेंगे। हम स्टार्ट कर चुकी होती है और सीधा हाइमिंग की कंपनी पहुंच जाती है। वहां क्लियरली बोलती है कि अब हमें ये पार्टनरशिप ठीक नहीं लग रही, हम इस डील को पूरी तरह स्पॉइल कर सकते हैं। अगर आगे डील चाहिए तो थोड़ा सोच के मुझे फाइनल डिसीजन बता दो, वरना यहीं खत्म। बाद में बात करनी हो तो कॉल कर लेना, मैं टाइम दे दूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसी बीच लेताओ पर बड़ा क्राइसिस आ जाता है। फूचुआंग ग्रुप कंपनी के 60% शेयर्स एक्वायर करने का मूव चला देता है। वांजुन सुपीरियर एटीट्यूड दिखाती है। उसे लगता है हाइमिंग के पास सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सिचुएशन और खराब हो जाती है जब हाइमिंग को पता चलता है कि R&D हेड पूरी टीम के साथ रिजाइन कर चुका है। ये क्लियरली फूचुआंग का सैबोटाज होता है। हाइमिंग तुरंत अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जल्दी से एड्स डालो, हमारे काफ़ी पोस्ट्स खाली हो गए हैं, लोग जॉब छोड़कर जा रहे हैं, हमें तुरंत नए लोग चाहिए। और साथ ही ऑर्डर देता है कि नए डीलर्स ढूंढो जो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने को रेडी हों। ये सारी बातें हुआन को मेंगमेंग के थ्रू पता चलती हैं। तब हुआन को मालूम पड़ता है कि वांजुन की पूरी टीम मिलकर हाइमिंग की कंपनी को कम्प्लीटली एक्वायर करना चाहती है, और अब जब वो फेल हो रहे हैं तो कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हुआन टेंशन में सोचने लगती है अब क्या करना चाहिए। उधर वांजुन के पापा उससे कहते हैं, देखो हम अपना काम कर चुके हैं, ये मत सोचो कि हाइमिंग इजीली झुक जाएगा। वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। ऑलरेडी वो एक नई टीम ला चुका है और उन्हें काम के लिए रेडी कर रहा है। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। लेताओं की R&D टीम के मास रेजिग्नेशन के बाद गाओ हाइमिंग पर एक और बड़ा ब्लो पड़ता है। डॉक्टर लिू यान, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्चर थे, फूचुआंग के प्रेशर की वजह से लेताओ का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। हाइमिंग को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि हर तरफ से उसके रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। कंपनी क्राइसिस का प्रेशर उसके शोल्डर्स पर और हेवी हो जाता है। हाइमिंग बिल्कुल टूट सा जाता है और चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि वांजुन के पापा ने मिलकर उसके सारे प्लान स्पॉइल कर दिए होते हैं।
हाइमिंग की ये हालत देखकर हुआनर उसे एक स्वीट सा मैसेज भेजती है, वॉक और कॉफ़ी के लिए इनवाइट करती है। और इतने टेंशन में भी हाइमिंग हल्का सा स्माइल कर देता है और हुआना से मिलने नीचे चला जाता है। वहाँ हुआनर एक डिफरेंट सी कॉफ़ी बना रही होती है। हाइमिंग पूछता है ये क्या कर रही हो, तो हुआना बोलती है सच में बिलीव करो बहुत अच्छा लगेगा, और उसे पीने को देती है। हाइमिंग टेस्ट करता है और सरप्राइज होकर कहता है अरे ये तो सच में बहुत टेस्टी है। तब हुआना कहती है इसका एक सीक्रेट रेसिपी है, और बार बार पूछती रहती है कि पसंद आई या नहीं। फिर बोलती है तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। जब भी तुम्हारा कोई प्लान फेल होता है तो यूजुअली तुम नेक्स्ट सुपर प्लान रेडी रखते हो, पर अब वो भी नहीं दिख रहा। मतलब इसके पीछे कोई और रीजन है। कौन है, क्या हुआ? हाइमिंग कुछ नहीं बोलता और चुप रहता है। हुआनर अपने मन में सोचती है कि अगर अभी इसका मूड थोड़ा ठीक कर दिया तो इसके पॉइंट्स जरूर बढ़ेंगे, और तुरंत वो उसे एक स्पेशल डीकम्प्रेशन डॉल देती है और कहती है कि जब भी गुस्सा आए इस टॉय को जोर से स्क्वीज करना, और अगर शोल्डर पेन हो तो इससे टैप कर लेना, काफी रिलीफ मिलेगा। ये छोटा सा जेस्चर हाइमिंग के दिल को थोड़ा हल्का कर देता है। फिर वो वापस अपनी टीम के साथ काम में लग जाता है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स चलती रहती हैं, दिन रात काम होता रहता है, पर कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं होती। हाइमिंग थक कर अपने रूम में आता है, टॉय को देखता है और सच में थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है। उसे हाथ में पकड़ के हुआनर के बारे में सोचने लगता है। ऑफिस वापस आकर हाइमिंग को एक बहुत ही नीटली ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट मिलती है जिसमें पोटेंशियल कोलैबोरेशन पार्टनर्स के नाम होते हैं। वो सोचता है शायद ही असिस्टेंट लुओ झो ने प्रिपेयर की होगी और उसे प्रेज करता है, लेकिन लुओ झो क्लियरली बोल देता है कि ये लिस्ट उसने नहीं बनाई और चला जाता है। हाइमिंग सोच में पड़ जाता है कि ये काम किसने किया। अगले दिन जब हाइमिंग डॉक्टर ली के रिसर्च टीम से मिलने जाता है तब सच सामने आता है। डॉक्टर ली कैजुअली मेंशन करता है कि लेताओ आर&डी से एक लिन सरनेम वाली लड़की पहले ही उनसे मटेरियल इश्यूज डिस्कस करने आ चुकी थी। तब हाइमिंग को समझ आता है कि हुआनर क्वाइटली उसके लिए रास्ता बना रही थी। ये बात उसे डीपली टच करती है। इसी बीच झू मैंगबेंग अपनी लव लाइफ में भी प्रोग्रेस करना चाहती है। अचानक उसे फिर से तिएहान की याद आती है। पहले मैसेज करने का सोचती है, फिर कॉल लगा देती है और गुस्से में बोलती है तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उस दिन मेरी कार ब्रेकडाउन हो गई थी, मैंने तुमसे ड्रॉप मांगा और तुमने किसी और को बुला लिया। सॉरी बोलना ही पड़ेगा। आज तो मेरे साथ डिनर पर आ रहे हो, समझे? नो बोलना अलाउड नहीं है। और बिना रिप्लाई का वेट किए कॉल कट कर देती है। फिर वो एक्साइटेड होकर डिसाइड करने लगती है कि आज कौन सा ड्रेस पहन कर जाए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर तिएहान का मैसेज आता है मेरा सडनली ड्यूटी शिफ्ट हो गई है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। मैंगमैंग गुस्से में अपने फ़ोन पर चिल्लाती है और उसे गाली देती है क्योंकि उसे रोमांस का बिल्कुल सेंस नहीं होता। इधर कंपनी में हाइमिंग और उसके फादर चेयरमैन गाओ के बीच टेंशन और बढ़ जाती है। हाइमिंग एक बोर्ड मीटिंग स्किप कर देता है और बोलता है कि कोई भी उसके विजन को सपोर्ट नहीं कर रहा। तभी हाइमिंग के अंकल आ जाते हैं और पापा को शांत करते हुए बोलते हैं अभी बोर्ड मीटिंग से ही आ रहा हूँ। सबको बताया कि हाइमिंग न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में बिजी है, और सरप्राइजिंगली सब लोग बोले कि अभी हमें न्यू प्रोडक्ट ही चाहिए, इसलिए हाइमिंग को फ्री छोड़ दो। चेयरमैन थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं तुम भी हाइमिंग का साइड लेने लगे। अंकल बोलते हैं उसने मंथ एंड तक का टाइम मांगा है, तब तक देख लेते हैं। चेयरमैन मजबूरी में मान जाते हैं और बोलते हैं मैं भी मंथ एंड तक वेट करता हूं, और दोनों वहां से चले जाते हैं। हुआनर जब न्यूज़ चेक करती है तो उसकी नज़र एक आर्टिकल पर पड़ती है। वेई दाजुआंग, एक ब्रिलियंट रिसर्चर ने चुआंथू इंस्टीट्यूट से रिज़ाइन कर दिया है। नॉवल के फ्यूचर प्लॉट को याद करके हुआनर को तुरंत समझ आ जाता है कि ये वही एक्सपर्ट है जो आगे जाकर हाइमिंग के बिजनेस को बचाता है। वो बिना डिले हाइमिंग को कॉल करती है और दोनों उसे ढूंढने एक रिजॉर्ट तक जाते हैं। हुआनर एक्साइटेड होकर बोलती है डॉक्टर वेई के बारे में जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत तुम्हें बताना चाहती थी। ट्रस्ट मी, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हाइमिंग डाउट में बोलता है पर ये कोई इतना फेमस नाम नहीं है। हुआनर समझाती है अभी नाम बड़ा नहीं होगा, पर फ्यूचर में ये भी तुम्हारे जैसे ही विजनरी है। एग्रीकल्चर में अब्जॉर्बिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस करने पर काफ़ी रिसर्च की है। पॉलिटिक्स की वजह से काम आगे नहीं बढ़ा, इसे लेकर रेस्ट करने यहाँ आए हैं और अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं। ड्राइव के बीच हाइमिंग बोलता है ज्यादा मत बोल, मैप देखकर शांति से रूट बता। हुआना बोलती है गलत टर्न ले लिया, यू टर्न लेना पड़ेगा। हाइमिंग हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, और डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। जगह देखकर हुआना बोलती है कितनी ब्यूटीफुल जगह है, मुझे भी ब्रेक लेकर रेस्ट करने का मन कर रहा है। हाइमिंग मजाक में बोलता है मैं तुम्हारा बॉस नहीं होता तो सैलरी काट देता, और दोनों होटल के अंदर जाते हैं। रिसेप्शन पर पूछते हैं डॉक्टर वेई कहाँ मिलेंगे, वहां से बताया जाता है वही आ रहे हैं, बात कर सकते हो। रिजॉर्ट पर उनकी मुलाकात वेई दाजुआंग
हुआंग से होती है, जो एक मोटरसाइकिल लवर होते हैं और अभी राइड से लौट कर आए होते हैं। हाइमिंग एक्सप्लेन करता है, सर हम लेडीज़ प्रोडक्ट्स और बेबी डायपर्स बनाते हैं। नैपकिन्स और डायपर्स में प्रॉपर अब्जॉर्बिंग मटेरियल ना होने से विमेन को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और आप जैसे साइंटिस्ट को ढूंढ रहे हैं। तब डॉक्टर वे थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलते हैं, यहाँ लेडीज़ भी हैं और तुम मेंस्ट्रुएशन और सैनिटरी पैड्स की बात कर रहे हो। हुआनर कॉन्फिडेंटली बोलती है, सर ये हर लेडी की लाइफ का नॉर्मल पार्ट है। डॉक्टर वेई बोलते हैं कि वो हाई मॉलिक्यूलर पॉलीमर मटेरियल्स के एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर के लिए, और फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स पर काम करना उसे एम्बैरेसिंग लगता है। वो उन्हें वहां से जाने को कह देते हैं। हुआनर कामली बोलती है, कोई बात नहीं, ओल्ड जनरेशन के लोग ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर हाइमिंग शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से निकलने लगते हैं, पर हुआनर नोटिस करती है कि डॉक्टर वेई अपनी बाइक का यू टर्न लेने वाले हैं। वो आगे बढ़कर ऑयल और फिल्टर चेंज करने में मदद करती है। डॉक्टर वेई सरप्राइज हो जाते हैं, इस लड़की को बाइक्स का काफ़ी नॉलेज लगता है, और बातचीत स्टार्ट हो जाती है। बातें करते हुए उसे पता चलता है कि वेई 318 रूट पर लॉन्ग जर्नी प्लान कर रहे हैं। हुआनर ऑनेस्टली बताती है कि यूजुअली जो लोग लाइफ से थक जाते हैं वही वहां जाते हैं, पर एक बार गए तो वापस आना मुश्किल होता है। डॉक्टर वेई शांत आवाज में बोलते हैं, मैं 10 साल पढ़ाई करके अपने फील्ड में आया हूँ, मुझे शुरू और ख़त्म दोनों करना आता है। तब हुआनर कॉन्फिडेंटली बोलती है, पर ख़त्म क्यों करना जब आपका नॉलेज किसी और फील्ड में भी यूज़ हो सकता है। आप गिव अप करने वाले इंसान नहीं हो, बस डायरेक्शन चेंज करना है, तब आप बहुत आगे जा सकते हो। डॉक्टर वेट चुप हो जाते हैं, इम्प्रेस्ड लगते हैं और बोलते हैं, ठीक है, टूल्स दो, तुम असेंबल करके दिखाओ। हुआनर तुरंत काम शुरू कर देती है। दूर से हाइमिंग ये सब देख रहा होता है। मेरे लिए ये इतनी मेहनत कर रही है सोचकर उसका दिल सॉफ्ट हो जाता है। बाइक सर्विस के बाद डॉक्टर वे पूछते हैं, तुम काफ़ी केपेबल लगती हो, मुझे तुम्हारी सोच पसंद आई, पर रूट 318 पर जाने के लिए तुम्हारे पास एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तभी रात हो चुकी होती है, इसलिए हुआनर रिक्वेस्ट करती है कि वो रिजॉर्ट में एक रात रुक जाएं और प्रॉमिस करती है कि नेक्स्ट डे वो उसे प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइस देगी। जब चेक इन करने जाते हैं, फ्रंट डेस्क बताता है कि सिर्फ एक ही रूम बचा है। हाइमिंग हेजिटेट करता है, लेकिन हुआनर इंसिस्ट करती है। हुआनर रजिस्ट्रेशन साइन करने जाती है, तब हाइमिंग आकर पूछता है, सिर्फ एक रूम है, तुम साइन क्यों कर रही हो। हुआनर गुस्से में बोलती है, चुपचाप साइड जाओ, मुझे टॉर्चर मत करो, और साइन कर देती है। दोनों की लेकर रूम में एंटर करते हैं, पर अंदर जाकर देखते हैं कि वो स्टोरेज रूम जैसा है। वापस निकलने जाते ही डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। अंदर लाइट भी नहीं है और बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। हुआनर नर्वस होकर बोलती है, लगता है वो दोनों बुरी तरह फंस गए। की ढूंढने लगती है, तभी उसे कुछ चूहा जैसा दिख जाता है और वो जोर से चीख पड़ती है, चूहा मुझे मार देगा, मैं मरने वाली हूँ। ऐसा बोलते ही हाइमिंग आ जाता है और बोलता है, अरे ये चूहा नहीं है, किसी ने चप्पल उतार के रखी है, चिल्लाना बंद करो। तब हुआनर को खुद पर शर्म आ जाती है, चप्पल से डर गई मैं बोलकर एम्बैरस हो जाती है। हाइमिंग तुरंत लुओ झोउ को कॉल करता है और हुआनर आसपास टूल्स ढूंढने लगती है। उसके बाद हाइमिंग स्टाफ को फोन करता है और बोलता है, हम रूम 319 में हैं। तब स्टाफ बोलता है, आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो रूम एक्चुअली 316 था। नंबर थोड़ा टूट के 9 जैसा दिख रहा था, इसलिए दोनों गलत रूम में आ गए थे। हुआनर शर्म के मारे बैठकर लेट जाती है। वेट करते हुए हुआनर अपना ड्रीम शेयर करती है, मुझे भी 318 रूट पर जाने का शौक था 5 साल पहले, पर काम की वजह से जा नहीं पाई, बस रील्स देखकर ही नॉलेज ले ली। हाइमिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, रील्स मतलब। हुआनर कवर करते हुए बोलती है, अरे इंटरनेट सर्च जैसा ही समझ लो। ये सुनकर हाइमिंग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि 90s के टाइम में ये टर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब हुआनर हाइमिंग से अपनी विश पूछती है तो वो सॉफ्टली कन्फेस करता है वो अपने प्यार के साथ साइकिलिंग पर जाना चाहता है, और तुरंत रियलाइज करता है कि उसने क्या बोल दिया। इधर हुआनर भी शर्माने लगती है। तभी स्टाफ डोर खोल देता है और बोलता है, बाहर आ जाओ। हुआनर गुस्सा होकर कहती है, हर इंपॉर्टेंट मोमेंट में ही आ जाते हो। फिर उन्हें डॉक्टर वे की सिस्टर के रूम के पास ले जाया जाता है। हाइमिंग पूछता है, आज डॉक्टर वे से मिल पाएंगे। सिस्टर बोलती है, नहीं, आज बॉनफायर मीट है, आप दोनों इन्वाइटेड हो। दोनों हाँ बोल देते हैं। बाद में वो बॉनफायर पार्टी में ज्वाइन करते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वेई ने इंस्टीट्यूट इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ था और वो प्रोफेशनली डिसइल्यूजन्ड हो चुका था। हुआनर इमोशनली बोलती है, प्लीज़ गिव अप मत कीजिए, थोड़ा और स्ट्रगल हुआ ना तो 20 साल बाद उनका नाम मिस नहीं होगा। उनमें विजन और टैलेंट दोनों हैं। सिस्टर इंप्रेस हो जाती है और हाइमिंग से पूछती है, एक लड़का सैनिटरी पैड्स जैसे प्रोडक्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, प्रॉफिट के लिए? हाइमिंग सीरियसली बोलता है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, ये सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। प्रॉफिट चाहिए, पर मेंस्ट्रुएशन जैसे नेचुरल टॉपिक को छुपाना गलत है। सैनिटरी पैड और मेंस्ट्रुएशन बिना शर्म के बोलना चाहिए। लड़कियों को उन दिनों के नाम पर लो फील नहीं कराना चाहिए। वो लेताओं को एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ब्रांड बनाना चाहता है जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, सोशल वैल्यू भी क्रिएट करे।
हुआनर उसे देखकर सोचती है कितना अच्छा लड़का, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। जब असिस्टेंट पूछता है कि हाइमिंग को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वही दाजवांग सक्सेसफुल होगा, तो हुआनर की तरफ देखकर कहता है मुझे उस पर भरोसा है क्योंकि वो कभी गलत नहीं होती। ये सुनकर हुआनर थोड़ी शॉक हो जाती है। इसी के साथ हुआना धीरे धीरे हाइमिंग की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। फिर सीन कट होता है, सिर्फ दोनों बैठकर स्टार्स देख रहे होते हैं। हुआना कहती है कितने सारे स्टार्स हैं ना। हाइमिंग बोलता है तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली क्या? वो कहती है नहीं, देखो स्काई पूरा स्टार्स से भरा हुआ है। आज नाइट मिल्की वे देखने का परफेक्ट टाइम है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। हुआना बोलती है एज अ मैन, आज आपने जो बातें बोली ना मुझे बहुत टच कर गई। पहले मुझे सैनिटरी पैड किंग सिर्फ एक निकनेम लगता था, बट आज मुझे समझ आया कि आप इसको कितनी वैल्यू देते हो। और जो आपने बोला उससे ज़्यादा आपके दिल में था, जो आपकी आंखों में क्लियरली दिख रहा था। वो हाइमिंग को ही देखे जा रही होती है। तब उसे ठंड लगती है तो हाइमिंग अपना कोट उसके ऊपर डाल देता है और हुआना अचानक बोल देती है आप बहुत हैंडसम हो। हाइमिंग रिएक्ट भी नहीं करता। वो फिर बोलती है सच में आप बहुत हैंडसम लगते हो, देखिए आपकी आईब्रोज कितनी परफेक्ट है और आपकी आंखें तो ब्लिंग ब्लिंग कर रही हैं। उनका मीनिंग आपको पता है? फिर वो शर्मा के बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, आप इतना शाय क्यों हो रहे हो? हाइमिंग कहता है मैं शाय नहीं हूँ। तब हुआना पूछती है फिर आप मेरा हाथ क्यों पकड़ के बैठे हो? वो तुरंत हाथ छोड़ देता है। हाइमिंग के कुछ बोलने से पहले ही हुआना बेहोश हो जाती है। हाइमिंग घबरा के बोलता है सच में सो गई हो? उठो, उठ जाओ, ठंड लग जाएगी। हाइमिंग उसे रूम तक उठाकर ले जाता है, लेकिन हुआना उसका हाथ छोड़ने से मना कर देती है और बोलती है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। उसे शांत करने के लिए हाइमिंग वहीं रुक जाता है। दोनों एक ही बेड पर सोते हैं, लेकिन बीच में एक पिलो का बैरियर होता है। हुआनेर कुछ ही देर में सो जाती है, पर हाइमिंग पूरी रात डेस्क पर बैठकर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करता रहता है। हाइमिंग वॉशरूम जाने के लिए उठता है तो हुआना भी उठ जाती है। हाइमिंग बोलता है तुम यहीं बैठो। वो बोलती है आप जाओ। हाइमिंग डोर अच्छे से चेक करके बंद करता है और हुआना उसे देखते रह जाती है। सुबह दोनों बाहर वेट करते हैं जब वेई सिबलिंग्स सामने आते हैं। गाओ हाइमिंग उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट रखता है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि R&D पूरी तरह इंडिपेंडेंट रहेगी और अगर एक्सपर्ट्स कभी अनहैप्पी हुए तो वो डील एक तरफ से टर्मिनेट कर सकते हैं। तब एक बड़ा सरप्राइज होता है। जो औरत सबको असिस्टेंट लग रही थी वही एक्चुअली डॉक्टर वेई दाझवांग होती है और आदमी उसका भाई वेई दाछियांग। दोनों मिलकर वेई स्ट्रॉन्ग टीम होते हैं। वेई दाझवांग बताती है कि उसने अपनी प्रीवियस इंस्टीट्यूट इसलिए छोड़ी क्योंकि वहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। प्रमोशन उसे नहीं बल्कि एक कम क्वालिफाइड मेल कलीग को मिल गया था। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो रूट 318 पर क्रॉस कंट्री बाइक ट्रिप करने का सोच रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में गाओ हाइमिंग की सिंसियरिटी और पेशेंस देखकर उसका पैशन वापस जाग जाता है और वो लेताओ ज्वाइन करने के लिए हाँ बोल देती है। ऑफिस वापस आकर वेई दाझवांग टेक्निकल रिसर्च संभालती है और लिन हुआनेर मार्केट इनसाइट्स में हेल्प करती है। एक स्ट्रैटेजी मीटिंग में हुआनेर एक नया आइडिया प्रपोज करती है, स्लीप पैंटी लाइन। बेबी डायपर से इंस्पायर होकर वो सजेस्ट करती है कि डिज़ाइन सुपर कंफर्टेबल हो और हर बॉडी टाइप के लिए फुल साइज रेंज अवेलेबल हो। टीम को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। तभी अचानक एक सिस्टम टास्क एक्टिवेट होता है। 5 मिनट के अंदर हीरो को किस करो वरना फेल होने पर पनिशमेंट मिलेगी। हाइमिंग पूछता है क्या हुआ? तो हुआना बोलती है मुझे एक नया आइडिया आया है, चलो डिस्कस करते हैं। हाइमिंग बोलता है मैं फाइनेंस ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। हुआना कहती है वहाँ क्राउड होगा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दोनों साथ निकलते हैं। टाइम कम होता जा रहा होता है। हुआना पानी पीने का बहाना बनाती है और सोचती है कि किस करने के लिए जगह कौन सी सही रहेगी, लेकिन हर जगह लोग ही लोग होते हैं। वो पैनिक हो जाती है, अगर मैंने किस किया तो मैं फिर से फेस नहीं कर पाऊंगी, अगर हाइमिंग ने मुझे पागल समझ लिया तो। लेकिन पनिशमेंट से बचना भी जरूरी होता है। काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। 5, 4, जैसे ही 3 होता है हुआना अचानक हाइमिंग को किस कर लेती है। पूरा ऑफिस शॉक हो जाता है। हाइमिंग भी स्टन हो जाता है। टास्क कंप्लीट हो चुका होता है। हाइमिंग पूछता है तुमने ये क्या किया? और तब वो देखता है कि पूरा ऑफिस वहीं खड़ा है। हुआना घबरा जाती है और बोल देती है मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, तुम सब इंक्लूडिंग तुम खुद एक बुक के फिक्शनल कैरेक्टर्स हो। जैसे वो ये स्पॉइलर बोलती है सिस्टम रिवाइंड हो जाता है। वार्निंग आती है कि अगर 5 बार ऐसा किया तो सिस्टम परमानेंटली लॉक हो जाएगा और बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। हाइमिंग के दिल में बस एक अजीब सी फीलिंग रह जाता है, जैसे वो कुछ भूल गया हो। बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए गाओ हाइमिंग हुआने को मॉडल
शॉप ले जाता है जहां वो फाइटर जेट्स हैंड असेंबल करता है। वहां हुआना पूछती है कि एक मॉडल मिसिंग क्यों है। तब हाइमिंग बताता है कि ये पूरा ज़ोडिएक कलेक्शन है और कैप्रिकॉर्न वाला अभी मिसिंग है। हाइमिंग कहता है कि उसे मॉडल्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कलेक्शन कंप्लीट करने का फीलिंग वो समझता है, क्योंकि एक चीज़ मिसिंग होने से इम्परफेक्शन होती है और वही इम्परफेक्शन एक्सपेक्टेशंस को जन्म देती है। हुआना एग्री करती है और पूछती है कि आज उसे यहाँ लाने का रियल रीज़न क्या है। तब हाइमिंग एक और रूम ओपन करके दिखाता है और बोलता है कि यही वो असेंबल करना चाहता है। हुआना दोबारा पूछती है कि उसे यहीं क्यों लाया। हाइमिंग कैजुअली बोल देता है कि बस दिखाने का मन था और फाइनेंस ऑफिस जाने वाली बात को जैसे भूल जाता है। हुआना भी कहती है ज़्यादा ट्राई मत करो। वहाँ एक मॉडल होता है जो अभी पेंट नहीं हुआ होता। हाइमिंग हुआनर से कहता है कि वो पेंट ट्राई करे। डर की हुआना कहती है डैमेज हो जाएगा। बोलता है डैमेज हुआ भी तो वो यूनिक ही लगेगा। फिर हुआनर अपने मन से कलर्स चूज करके पेंट करने लगती है और हाइमिंग साइड में बैठकर असेंबल करता रहता है। जब काम फिनिश होता है तो हाइमिंग पूछता है कि ये कलर्स क्यों चूज किए। हुआना बोलती है कि उसे फाइटर जेट का एग्जैक्ट कलर नहीं पता, लेकिन 90s उसके लिए कलरफुल फील होता है, इसलिए उसने ऐसे कलर्स यूज किए। हाइमिंग पैरेलल वर्ल्ड पर बिलीफ के बारे में पूछता है। हुआना कहती है हाँ बिलीफ है, और अगर पैरेलल वर्ल्ड में उसका दूसरा वर्जन हुआ तो शायद उसे 90s की यादें भी ना हो, इसलिए वो चाहती है कि इस दुनिया में कोई रिग्रेट न रहे और सब कुछ टाइम के अंदर ठीक कर ले। तब हाइमिंग के नेक पर पेंट लग जाता है और हुआनर प्यार से उसे साफ कर देती है। दोनों एक दूसरे को क्लोज से देख रहे होते हैं। तभी सिस्टम अपडेट होता है और हाइमिंग का अफेक्शन 59% हो जाता है। लेकिन ये मोमेंट तब टूटता है जब लुओ जो का कॉल आता है, जो हुआनर का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। बाद में हुआनर झू मेंगमेंग के साथ टी पर मिलती है। दोनों प्रोफेशनल स्ट्रगल्स पर बात करती है। हुआनर डिटेल में बताती है कि कैसे वेई दाजवांग को सिर्फ जेंडर की वजह से प्रमोट नहीं किया गया। इसी बातचीत में हुआनर हिंट देती है कि शायद वो जल्दी कहीं जाने वाली है। मेंगमेंग इसे गलत समझ लेती है और सोचती है कि वो अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड ओ शियाओजिए के साथ अब्रॉड जाने वाली है। यहाँ हुआनर मेंगमेंग को मोटिवेट करती है कि अपने ड्रीम के पीछे भागो और लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत करो। जब मेंगमेंग हुआनर का ड्रीम पूछती है तो वो कहती है कि उसका सपना अपनी दुनिया में वापस जाना है। मेंगमेंग पूछती है कि अगर वो एक दिन चली गई तो याद करेगी क्या। हुआना कहती है वो उसे मिस करेगी, क्योंकि चाहे जितनी दूरी हो वो दोनों फ्रेंड्स ही रहेंगी। तभी पेजर की आवाज़ आती है और लगता है सिस्टम रिपेयर हो गया है। नेक्स्ट डे जब हुआनर लेताओ मार्केटिंग मटेरियल्स डिलीवर करने जाती है तो गाओ हाइमिंग बिल्कुल कोल्ड और डिस्टेंट होता है। लुओ जो ने उसे बता दिया होता है कि हुआनर ने 7 साल तक मल्टीपल जॉब्स करके ओ शियाओजुए की यूके स्टडीज फंड की, इसलिए हाइमिंग डाउट में आ जाता है और पूछता है कि क्या उसकी सारी हेल्प सिर्फ पैसों के लिए एक स्कीम थी। हुआनर जब एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो या तो फ्रेंडशिप के लिए या फिर जेन्युइन कनेक्शन के लिए मदद कर रही थी, हाइमिंग उसे वहीं स्टॉप कर देता है। फिर वो कहता है कि वो फ्रेंडशिप से आगे जाना चाहता है, चाहे वर्क हो या पर्सनल लाइफ, नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए रेडी है। हुआनर थोड़ा अवॉइड करते हुए बोलती है कि उसे अभी प्लान पढ़ना है और निकलने लगती है। तब हाइमिंग 1 सेकंड रुककर पूछता है कि आज रात फ्री हो। हुआना कहती है कि काम के बाद फ्री हूँ। तब हाइमिंग ठंडे टोन में बोलता है कि ऑफिस में ज्यादा प्रॉपर्ली ड्रेस करके आए। जाने से पहले हुआनर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। इसी के साथ आज का एपिसोड एंड होता है। आगे क्या होगा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बैकलैश क्यों बन मिलते गया? हैं नेक्स्ट इसके वीडियो। बाद असिस्टेंट आकर बोलता है कि उन दोनों का डायरेक्ट मिलना ठीक नहीं लगता। ये सुनकर हाइमिंग थोड़ा इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि इसमें क्या है, हम सिर्फ फ्रेंड्स ही तो हैं।